हाँ जी बेटा। तो आज हम लोग अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स का अपना पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता है बेटा अच्छे से, आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। और इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट है बेटा आप लोगों का, वो क्या है? सबसे पहले नंबर पे आप लोग पढ़ोगे बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी मैक्रो वाला पार्ट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरे नंबर पे बेटा आप लोगों को इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम लोग बेटा अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 से स्टार्टिंग करेंगे। और चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 तीनों चैप्टर बेटा आज हम लोग अपने कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेटा सबसे पहले हम लोग अगर बात करें एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट की, तो बेटा हमारे एग्रीगेट डिमांड के अंदर, चैप्टर के अंदर या पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा टोटल दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा जी एक्स एंटे कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट। एक होता है बेटा इकोनॉमिक्स में एक्स एंटे कॉन्सेप्ट, और एक होता है बेटा एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट। एक्स एंटे का मतलब होता है बेटा प्लानिंग पीरियड, एक्स एंटे का मतलब होता है प्लानिंग पीरियड। और एक्स पोस्ट का मतलब होता है बेटा जी रिजल्ट पीरियड। एक्स पोस्ट का मतलब होता है रिजल्ट पीरियड। मतलब हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा जितने भी हम लोग प्लान्स बनाते हैं ना, हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जितने भी बेटा हम लोग अपनी प्लान्स वगैरह बनाते हैं, तो वो टोटली हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होती है? हमारी इकोनॉमिक्स एक्स एंटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होती है। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है बेटा कि एग्रीगेट डिमांड जो है आप लोगों का वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा बेटा? एक्स एंटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? प्लानिंग पीरियड। और बेटा एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट पीरियड। देखो आप लोगों के सामने नीचे लिखा भी हुआ है बेटा, एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन एक्स एंटे कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन एक्स एंटे कॉन्सेप्ट। तो बेटा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के मीनिंग की, तो मैंने आप लोगों को बेटा समझा भी रखा था कि मान लो ये हमारी इकोनॉमी है, ये हमारी इकोनॉमी है, मान लो बेटा ये इंडिया है, ये इंडिया। और हमारे इंडिया के अंदर बेटा मान लो चार टाइप के लोग रहते हैं, चार लोग रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर। मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि इन चार लोग ये जो बेटा करेंगे, यानी कि मान लो ए, बी, सी और डी, चार लोग हैं। इन चार लोगों में से हमने ए से जाके पूछा, हाँ जी ए भैया बताओ कि आप आने वाले टाइम में बेटा कितना पैसा आप लोग आने वाले टाइम में मार्केट में खर्च करना चाहते हो? तो मिस्टर ए ने बोला कि हाँ जी सर मैं तो 10,000 रुपये आने वाले टाइम में खर्च करूंगा। बेटा उन्होंने भी किया नहीं है, उसने सिर्फ अभी प्लानिंग की है। मिस्टर बी से पूछा गया, वो कहता है मैं 5,000 रुपये खर्च करूंगा। सी से पूछा गया, वो कहता है मैं 20,000 रुपये खर्च करूंगा। डी से पूछा गया, वो कहता है मैं 5,000 रुपये खर्च करूंगा। मतलब कहने का बेटा इन सभी लोगों ने अभी खर्च करने के लिए प्लानिंग की है। तो जब भी ये लोग बेटा प्लानिंग करेंगे तो इसका मतलब पैसा खर्च करने के लिए, तो उस चीज को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। बेटा मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को स्पेशली एक बात बताई थी कि जब आप लोग एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन के अंदर बेटा ये वर्ड नहीं लिख करके आते हो, सम टोटल ऑफ एग्रीगेट प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये वर्ड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर वर्ड। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर incurred on the purchase of goods and services within one accounting year is known as aggregate demand. It refers to the sum total of planned expenditure incurred on the purchase of goods and services within one accounting year is known as aggregate demand. तो बेटा जब ये सारे के सारे लोग मिल करके प्लानिंग करेंगे कि हम लोग आने वाले टाइम में इतना इतना पैसा हम लोग खर्च करेंगे बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो बताओ फटाफट से, एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन एक्स एंटे कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर पर आप लोगों का क्वेश्चन बनता है क्या? मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो उसका मतलब क्या रह जाएगा? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। बेटा ऐसा पढ़ लो अब, अभी के अभी इस तरीके से आप लोग बेटा इनको पढ़ लो, क्या ताकि दोबारा से आप लोगों को बुक उठाने की जरूरत ना पड़े। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताता हूँ पढ़ने की, किस तरीके से हम लोगों को टाइम पे पढ़ना है। सुनो ध्यान से। मैं आप लोगों को नोट्स अब ये प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है? आप लोग क्या करना बेटा, अब आज की अभी क्लास में इस तरीके से सुन लो, बिल्कुल नींद आए बिना आप लोग इस तरीके से पढ़ लो, ताकि आप लोगों को दोबारा से अपनी नोटबुक को उठाने की जरूरत ना पड़े। मैं क्या करूंगा, एग्रीगेट डिमांड के बेटा पूरे के पूरे टेस्ट रेडी हुए पड़े मेरे पास, मैं आप लोगों को भी टेस्ट भेज दूंगा थोड़ी देर तक, अभी चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जितना चैप्टर में आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उससे आप लोगों को क्या होगा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, और जितने बेटा मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होंगे वो भी कवर अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों की रिवीजन बहुत बढ़िया वाली हो जाएगी, चैप्टर नंबर जितने भी चैप्टर्स हम लोगों के आज कवर अप होंगे, ठीक है? बाकी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा काम। तो मैं साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चंस लिखता चलता हूँ बेटा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनते चले जाएंगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया, तो मैंने आप लोगों को पहला पॉइंट बताया बेटा, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। सेकंड क्वेश्चन बनता है बेटा आप लोगों का कि एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? ये आप लोगों के पास बेटा क्वेश्चन आएगा एक नंबर का।
नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है बेटा इसके कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स आप लोगों को पता है बेटा चार टाइप के होते हैं आप लोगों के पास कंपोनेंट्स। इसके कौन कौन से होते हैं बेटा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। क्या होते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब क्या मतलब होता है बेटा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स का? ये आप लोगों को अच्छे से पता है बेटा। सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी का मतलब बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एन एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, या कई बार ना मैम आप लोगों का एनएक्स गलत कर देती है बेटा, पता नहीं लगता। तो एनएक्स को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्स माइनस एम, भी कई बार इसको लिख देते हैं। पजल मत होना, कहीं पर आप लोगों को लिखा होगा बुक्स में एक्स माइनस एम। तो एक्स माइनस एम का मतलब ये होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। और इस एक्स माइनस एम का मतलब क्या बेटा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। स्टैन कौन ऐड हो रहा है? चलिए बेटा आगे देखो। हाँ जी। तो एनएक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। तो बेसिकली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट बट अगर आप लोगों से पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, तो आप लोगों के चार कंपोनेंट्स टोटल होंगे। क्या क्या? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। और बेटा एनएक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल देते हैं। तो अगर हम लोग इसे आगे चले बेटा, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग अपनी इनकम को किससे डिनोट करते हैं बेटा जी? वाई से डिनोट करते हैं। हम लोग अपनी इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, हमारी इकोनॉमी, हमारे देश के अंदर बेटा जो पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी है, उसको बेटा हम लोगों ने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। हमारी इकोनॉमी को टोटल दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया बेटा। पहली इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरी इकोनॉमी को बेटा हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। पहली इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी का मतलब क्या है बेटा? ओपन इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा अगर क्लोज्ड इकोनॉमी की, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है सिंपली आप लोगों का, इट एक्सक्लूड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट एक्सक्लूड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये इकोनॉमी हम लोगों के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेटा काउंट करके नहीं चलती, यानी कि इट एक्सक्लूड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लोज्ड इकोनॉमी को भी बेटा आप लोगों ने फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा इसके अंदर टू सेक्टर मॉडल। सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल, और फिर इसी के अंदर आता है थ्री सेक्टर मॉडल। बेटा टू सेक्टर मॉडल का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई ओनली, यानी कि सी प्लस आई ओनली का मतलब क्या हुआ बेटा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हम लोग काउंट करते हैं कहाँ पर? टू सेक्टर मॉडल के अंदर। और थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर बेटा हम लोग काउंट करते हैं सी प्लस आई प्लस जी को, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। मतलब पूरी की पूरी क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इट एक्सक्लूड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी बेटा कभी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को काउंट करके नहीं चलती, यानी कि वो एक्सक्लूड करके चलती है बेटा किसको? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, यानी कि एन एक्स को बेटा एक्सक्लूड करके चलती है। अगर वहीं पर हम लोग बात करें बेटा ओपन इकोनॉमी की, अगर वहीं पर हम लोग बात करें यहाँ पर ओपन इकोनॉमी की, तो बेटा ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा ये काउंट करके चलते हैं आप लोगों के किस चीज को? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जी? ओपन इकोनॉमी बोल देते हैं। तो ओपन इकोनॉमी आप लोगों को जब भी पूछा जाए, तो आप लोगों ने सिंपली आप लोगों ने बताना है क्या? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। उसके बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आता है क्या? बेटा इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे इसके अंदर इनकम फंक्शन की, यानी कि इनकम की बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड के। यानी कि इनकम के अंदर और बेटा हमारी एग्रीगेट डिमांड के अंदर बेटा रिलेशनशिप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि इनकम का डायरेक्टली रिलेशन है बेटा किसके साथ में? हमारी इनकम का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है? एग्रीगेट डिमांड के साथ। यानी कि ये कहता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड इफ इनकम इंक्रीजेस। बेटा अगर आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बेटा आप लोगों की एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर आप लोगों को बोला जाए कि बेटा आप लोगों की इनकम घटेगी, तो ऑटोमेटिकली बेटा आप लोगों की एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है देखो, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। इफ इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सिंपल सा। अब बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, इनकम में और एग्रीगेट डिमांड के अंदर बेटा रिलेशनशिप मैंने अभी बता दिया आप लोगों को क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मैंने आप लोगों को बताया बेटा, फॉर एग्जांपल्स इसके हम लोग बात करते हैं। बेटा इनकम को डिनोट करते हैं किससे? हम लोग वाई से। देखो जैसे आप लोगों को यहाँ पर बेटा बना भी हुआ पूरा का पूरा शेड्यूल बना रखा है। मान लो बेटा अगर आप लोगों की इनकम जीरो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों की बेटा इनकम जीरो है, तो क्या आप लोग कुछ खाओगे पियोगे नहीं क्या? अरे बिल्कुल कुछ ना कुछ तो खाएंगे पिएंगे ना कहीं से बेशक से पैसा उधार उठाना पड़े, लेकिन अपना पेट तो भरेंगे ना। तो बेटा जब भी आप लोगों की इनकम जीरो होगी, तो ऐसा जरूर नहीं है कि कभी भी आप लोगों की एग्रीगेट डिमांड जीरो होगी। तो बेटा उस केस में भी हम लोग कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड कर रहे होते हैं। मतलब हमारी इनकम बेटा जब जीरो होती है, तो उस केस में भी हम लोग कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड बेटा कर ही रहे होते हैं। तो इसी पार्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन।
इसी पार्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है। यानी कि जब भी हमारी इनकम बेटा जीरो होगी तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं बेटा जी, ऑटोनोमस एग्री सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब भी हम लोगों की इनकम कितनी होगी बेटा जीरो, तब एग्रीगेट डिमांड कितनी है, फॉर एग्जांपल बेटा 10, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन का पार्ट बोल देते हैं। अब बेटा मैंने आप लोगों को बोला जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ रही है, मान लो बेटा हमारी इनकम 20 से बढ़ गई, तो इसका मतलब बेटा हमारी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। मैंने बोला हमारी इनकम बेटा 35 हो गई, तो ऑब्वियसली हमारी एग्रीगेट डिमांड भी चेंज हो जाएगी। मैंने बोला हमारी इनकम कितनी होगी बेटा 60 हो गई, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी 40 हो गई। हमारी इनकम कितनी होगी बेटा मानो 70, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी 70। तो कहने का मतलब बेटा हर बार हम लोग ये बात कर चलेंगे कि जब भी हम लोगों को भाई इनकम बढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिक बेटा हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तभी तो हम लोग बोलेंगे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी। देखो बेटा यहाँ पे साफ साफ एक बात लिख रखी है, देखो कह रहा है एग्रीगेट डिमांड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव इवन इफ इनकम इज जीरो। यानी कि हमारे एग्रीगेट डिमांड बेटा कभी भी जीरो नहीं होगी, यानी कि हम लोग बेटा जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे होंगे। तो बेटा इसका मैंने आप लोगों को डायग्राम बनवा रखा है बड़े अच्छे तरीके से। जब भी आप लोगों को बेटा बनाना हो इनकम का और एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम, तो आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल इस तरीके से बनाना है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना बेटा, यहाँ से एक लाइन लेकर के जानी है, इसको हम लोग बोल देंगे क्या बेटा, एग्रीगेट डिमांड। नीचे आप लोग क्या लिखोगे बेटा, हर बार इनकम लिखोगे, और यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे बेटा, एग्रीगेट डिमांड लिखोगे। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, एग्रीगेट डिमांड। और ये वाला पार्ट आप लोगों को पता है बेटा अच्छे से क्या होता है, आप लोगों का सी बार वाला पार्ट माना जाता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेसिकली क्या बेटा, इनकम का और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि एग्रीगेट डिमांड हम लोगों का इस तरीके से पूरा का पूरा बनता है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब एग्रीगेट डिमांड, अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ से आप लोगों को टोटल दो बातें समझ में आ जानी चाहिए। कि अब हमें एक बात समझ में आ गई, हमारे दिमाग में एक बात फिट बैठ गई है, नोट बना के रखना बेटा स्पेशली में, एक दिमाग में एक बात फिट बैठ गई है कि एडी हम लोगों को बेटा कंसिडर करके चलने क्या, सी प्लस आई। क्योंकि बेटा हम लोगों को अपने सिलेबस के अंदर एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई पढ़ना है, ओनली एंड ओनली टू सेक्टर मॉडल। मतलब ना तो थ्री सेक्टर मॉडल और ना ही बेटा आप लोगों के सिलेबस में ओपन इकोनॉमी है। यानी कि हमें अपने सिलेबस के अंदर ओनली एंड ओनली क्या पढ़ना है, टू सेक्टर मॉडल पढ़ना है, ना कि थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ना, ना ही हम लोगों को बेटा ओपन इकोनॉमी पढ़नी। तो दिमाग में एक बात गांठ लगा लो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई के क्या होगी बेटा, आप लोगों के बराबर होगी। अब आगे आ जाओ बेटा, जब हम लोगों की एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई के बराबर है, तो यार ये नोट्स किसने बनाया है, किसने फोटो क्लिक की थी ये वाली नोट्स की, स्पर्श आई थिंक तूने की थी बेटा। सारे उल्टे सीधे नोट पेपर लगे इसके अंदर लगे हुए हैं बेटा पे। तो ये सारे उल्टे सीधे लगा रखे हैं तुम लोगों ने, इसके बाद ये वाला पेज आना है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे देखो बेटा, अब हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा हम लोगों का कहता है इनकम फंक्शन। नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हम लोगों का बेटा इनकम फंक्शन। यानी कि हमारी इनकम के बेटा टोटल, बेटा हमारी इनकम के टोटल दो फंक्शन होते हैं, हमारी इनकम के टोटल दो फंक्शन होते हैं बेटा। पहले फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, और दूसरे फंक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन। यानी कि यहाँ से हम लोगों के सामने एक बात और क्लियर हो जाती है कि बेटा इनकम हमारी किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होती है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी इनकम के दो फंक्शन होते हैं, और कहीं से जादू से निकल कर नहीं आए। क्योंकि बेटा हम लोगों को अच्छे से पता है कोई भी पर्सन अपनी इनकम को दो हिस्सों में बांटेगा, या तो वो उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ऑब्वियसली बेटा, या तो उसको बंदे को वो क्या करेगा, सेव करेगा। मतलब हमारी कंजम्पशन, हमारी इनकम को हर बार बेटा दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाएगा, एक कंजम्पशन में और एक सेविंग में। यानी कि इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी कि वाई इज इक्वल टू बेटा, इनकम को कैसे नोट करेंगे, वाई से, तो वाई इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, सी प्लस एस। तो दो बातें दिमाग में बैठ जानी चाहिए यहाँ से, दो बातें दिमाग में बैठ जानी चाहिए यहाँ से, क्या क्या, दो बातें। AD इज इक्वल टू किसके बराबर, C प्लस आई के बराबर, और बेटा y इज इक्वल टू C प्लस एस के बराबर। ये दो बातें तुम्हारे दिमाग में बड़े अच्छे से बैठ जानी चाहिए, नोट बना के लिख लो स्पेशली, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के बेटा न्यूमेरिकल्स में भी आगे काम आने वाला है। तो दो बातें ध्यान में आ गई, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। एडी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, वाई में कोई दिक्कत नहीं है, सी प्लस आई सी प्लस एस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी इनकम को बेटा दो हिस्सों में बांटा हम लोगों ने, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। मतलब हमारी इनकम के बेटा टोटल दो फंक्शंस होंगे, कौन कौन से, एक कंजम्पशन फंक्शन होगा और सेविंग फंक्शन होगा। अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को एग्जाम में आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट बनता है, एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये वाला, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एंड शेड्यूल। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन
और ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लेटेस्ट सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ with the help of suitable schedule and diagram with the help of suitable schedule and diagram। ये क्वेश्चन आएगा बेटा पक्का आप लोगों के एग्जाम में, शेड्यूल एंड डायग्राम। अब आप लोगों को बेटा लिखना क्या है पूरा का पूरा। तो जब भी आप लोगों को बेटा किसी क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन करनी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर अटेम्प्टेशन। आता पेपर सभी को सब कुछ होगा, बट डिपेंड करेगा बेटा तुम लोगों के लिखने का तरीका क्या है, तुम लोगों का अटेम्प्टेशन करने का पैटर्न क्या है। जितनी अच्छी तुम लोगों की अटेम्प्टेशन होगी उतना रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, जितनी तुम लोगों की अटेम्प्टेशन बेकार होगी उतना रिजल्ट तुम लोगों को बेकार मिलेगा। तो टोटली डिपेंड बेटा आप लोगों का रिजल्ट करता है आप लोगों के अटेम्प्टेशन के ऊपर। इकोनॉमिक्स में तो खास कर बेटा जितना अच्छे से आप लोग पॉइंट्स बना बना के चीजों को एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छे आप लोगों को क्या मिलेंगे, रिजल्ट में मिलेंगे। तो अगर आप लोगों के पास आप एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा आप लोगों से कि कंजम्पशन फंक्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा। बेटा जब भी तुम लोग इसको एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है बेटा, इसके 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। ये मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवा रखे हैं, देख लो ध्यान से। पहला पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बेटा, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। पहला पॉइंट क्या है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ऑब्वियसली हमें पता है क्योंकि इनकम का ही तो पार्ट है कंजम्पशन, तो मैं बोल रहा हूँ कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, if income increases consumption also increases, if income increases consumption also increases and vice versa। मतलब जब हम लोगों की बेटा इनकम बढ़ेगी, जब हम लोगों की बेटा इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मैं बोलूंगा कि कंजम्पशन बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब बेटा हम लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो मैं बोलूंगा मेरी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। मैं आप लोगों को मेरा परफेक्ट एग्जांपल बता देता हूँ, मैं आप लोगों को मैं अपना ही परफेक्ट एग्जांपल बता देता हूँ बेटा। यहाँ पर देखो, जब मैंने अपना सेंटर ओपन नहीं किया था, जब मैंने बेटा अपना सेंटर ओपन नहीं किया था तो ऑब्वियसली मैं कुछ कमा नहीं रहा था, मैं ऑब्वियसली बेटा कुछ कमा नहीं रहा था। इसका मतलब जो बेटा मेरे एक्सपेंडिचर थे, जो मेरे एक्सपेंडिचर थे बेटा वो मेरे बिल्कुल कम थे, यानी कि नॉमिनल से थे। मतलब दिन के ये लगा कि चलो अगर मेरे को 10 रुपए खर्च करना है, 20 रुपए खर्च करना है, 30 रुपए खर्च करना है, क्यों, क्योंकि बेटा मुझे पैसे कहाँ से लेने होते थे, घर से लेने होते थे, कोई एक्सपेंडिचर नहीं था। ऑब्वियसली केडियर खुलने के बाद मैंने जैसे ही पैसे कमाने शुरू किए, मतलब इनकम जैसी बेटा मेरी बढ़ी तो ऑब्वियसली मेरी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। मतलब मेरा खाना पीना अच्छा हो गया, मेरा खाने का स्थान अच्छा हो गया, मेरा रहना सहना अच्छा हो गया, मैंने बाइक परचेज कर ली, मैंने लैपटॉप परचेज कर लिया। तो कहने का मतलब बेटा जब भी आप लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन 100% सेंट% इंक्रीज होगी ही होगी। ये आप लोगों के लिए बेटा श्योरिटी होती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली बात बोली है कि इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़े सॉरी इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी क्या होगी, कम होगी। साफ साफ लिखा बेटा तीसरे पॉइंट के अंदर। वैसे सेकंड पॉइंट और तीसरा पॉइंट एक ही चीज है, लेकिन बस एक पॉइंट बनाने के लिए स्पेशल लिख दिया आप लोगों के लिए। कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम। बेटा कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम, क्या मतलब है इस लाइन का, कि हमारी कंजम्पशन है जो बेटा वो बिल्कुल पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे, हमारी इनकम के साथ। मतलब जब इनकम बढ़ाओगे तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी बढ़ेगी। चौथे पॉइंट में क्या लिख रखा है बेटा आप लोगों को, इफ इनकम इज जीरो। ये पॉइंट लिखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम में। if income is zero, consumption will never be zero। if income is zero, consumption will never be zero। ठीक है। तो 4 पॉइंट बेटा आप लोगों को ये लिखने के बाद आप लोगों को एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम आप लोगों को क्या बनाना है बेटा जी, वो ध्यान से सुन लो। अच्छा हाँ, डायग्राम के साथ शेड्यूल भी बनाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला शेड्यूल भी डायग्राम क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। तो सबसे नीचे लिखोगे आप लोग बेटा, यहाँ पे नीचे लिखोगे आप लोग अपनी इनकम को, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे बेटा अपनी कंजम्पशन को। यहाँ लिखोगे आप लोग अपनी इनकम और यहाँ पे आप लोग लिखोगे बेटा अपनी कंजम्पशन। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद बेटा आप लोगों को सिंपल सा एक डायग्राम सा बनाना है, नॉर्मल सा, इधर ऐसे। ये आप लोगों की बन जाएगी बेटा कंजम्पशन, और ये आप लोगों का बन जाएगा क्या, सी बार। क्या बन जाएगा बेटा जी, सी बार। शेड्यूल आप लोगों को अच्छे से पता है, बना ही लोगे, कुछ नहीं करना। वाई लिखना है यहाँ पे, और आप लोगों को लिखना है सी। क्या करोगे, इनकम 0 है तो यार कंजम्पशन 10 कर दो। इनकम तुम लोगों ने 20 कर दी तो इसको 15 कर दो। इसको तुम लोगों ने 35 कर दी तो इसको 25 कर दो। जैसे तुम्हारा मन करे यार वैसा कर लो, किसी ने तुम्हें कुछ बोला नहीं है कि कैसे ही करना है। तुम्हें सिर्फ अब सिर्फ बेटा अपना रिलेशन दिखाना है कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़नी चाहिए, बात खत्म। तो जिसमें जितनी मर्जी रेट से बढ़े, कोई यहाँ पर ये नहीं है कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ानी है, डिक्रीजिंग से बढ़ानी है, कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ानी है। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे बढ़ा दो। बस क्या होना चाहिए बेटा, हमारा रूल वेरीफाई होना चाहिए, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ गई। इतने पॉइंट तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो एक बार जल्दी, यहाँ तक पॉइंट में। हाँ जी जल्दी बताइए बेटा, आप लोगों में से कोई डाउट है किसी को। मुझे एक एक बच्चे की यह चाहिए बेटा, जल्दी से जल्दी। इतना अपना बूस्टअप हो जाओ अब फटाफट से, कि इकोनॉमिक्स के अंदर अब 100 प्लस 99 लेने लेने हैं इसके अंदर हम लोगों ने अब। पक्का कोई डाउट नहीं है किसी को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। जितना ज्यादा मेरे साथ साथ बोलोगे ना बेटा तुम लोग, उतना ज्यादा तुम लोगों को नींद भी नहीं आएगी। बोलो साथ साथ मेरे भी। चलो जी, मेरे भी मन खुश हो जाएगा थोड़ा सा। आगे सुनो।
बेटा उसके बाद हम लोग अगर बात करें अपने सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन ऐसे एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है सेविंग फंक्शन में बेटा क्या होता है। बिल्कुल अपोजिट है ये आप लोगों का किसका, कंजम्पशन फंक्शन का। तो पहला पार्ट वहाँ पे क्या था, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, सेम एज इट इज बेटा आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है क्या, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। पहला पॉइंट क्या था वहाँ पे, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इनकम इंक्रीज होगी तो बेटा कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली वेरीफाई करके था, तुक्के नहीं मारने, रट्टे नहीं मारने। देखो कैसे वेरीफाई करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ये। बेटा मान लो ये आप लोगों की क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है, ये आप लोगों की कंजम्पशन है, बनाओ कंजम्पशन, पता है तुम लोगों को। इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितनी है, मान लो बेटा 10 है। मैं कह रहा हूँ कि इनकम तुम्हारी 20 हो गई तो कंजम्पशन कितनी है बेटा, मान लो 15 है। मैं कह रहा हूँ इनकम 40 है तो तुम लोगों ने बोला भैया कंजम्पशन 20 है। मैंने बोला इनकम तुम्हारी 60 है तो तुम लोगों ने बोला भैया 30 है। तो चेक करना बेटा, तो मैंने तुम्हें एक ऊपर एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, y इज इक्वल टू सी प्लस एस के बराबर होता है। मैंने वो भी तुम लोगों को एक ऊपर एक चीज बताई थी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। दो बातें मैंने तुम्हें बोलता गांठ लगा के रख लो, ad इज इक्वल टू सी प्लस आई और y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसका मतलब बेटा अगर मुझे यहाँ से मैं बोलूँ तुम लोगों को s निकाल के दिखाओ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ से कि s निकाल के दिखाओ, जरा फॉर्मूला बताना बेटा मुझे s का क्या बन जाएगा। ऑब्वियसली बेटा y माइनस सी तो बनेगा। तो चेक करो y माइनस सी लगाओ, 0 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस का 10। 20 माइनस 15 कितना आएगा बेटा 5। 40 माइनस 20 कितना आएगा 20। उसके बाद 60 माइनस 30 कितना आएगा 30। तो चेक कर लो ना यार, इनकम बढ़ रही है ना, तो कंजम्पशन में तो क्या, सॉरी सेविंग में तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है, ऑब्वियसली सेविंग बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, ऑब्वियसली सेविंग बढ़ रही है। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली सेविंग तुम लोगों की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो बेटा ऑटोमेटिकली तुम लोगों की सेविंग कम होगी ही होगी। इनकम घटेगी तो सेविंग भी तुम लोगों की बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग ये वाली बात कह सकते हैं बेटा, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, इफ इनकम इंक्रीजेस सेविंग इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। आगे देखो बेटा क्या लिखा तीसरा पॉइंट में, कह रहा है इफ इनकम इज जीरो, इफ इनकम इज जीरो सेविंग विल बी नेगेटिव। ऑब्वियसली बेटा जब हमारी इनकम जीरो होगी तो देख चेक कर लो, सेविंग देख लो नेगेटिव आ रही है। इफ इनकम इज जीरो सेविंग विल बी नेगेटिव विद द सेम वैल्यू ऑफ सी बार, और उतनी वैल्यू से आएगी बेटा जितना तुम लोगों का सी बार था। चेक कर लो ध्यान से, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, बट वैल्यू चेक कर लो बेटा दोनों सेम है। चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन अपने आप से कोई इमेजिनरी फिगर उठा के देख लो बेटा, हर बार सिचुएशन सेम रहेगी तुम लोगों की। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है सेविंग इज पॉजिटिव रिलेटेड विद इनकम। तो उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा एक प्यारा सा डायग्राम आप लोगों को बना कर आना है। शेड्यूल तो तुम लोगों को ऊपर बता ही दिया, प्यारा सा एक डायग्राम बनाना ना, क्योंकि बेटा सेविंग आप लोगों की नेगेटिव भी होती है, इसलिए आप लोग क्या करोगे बेटा, नेगेटिव भी बना के आओगे। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, नीचे एक लाइन ले लेना इसके, और बड़े प्यारी सी लाइन एक ड्रॉ कर देना यहाँ से सिंपली ऐसे। तो ये बन जाएगी बेटा आप लोगों की सेविंग लाइन। तो ये क्या आप लोगों का इनकम, और यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा आप लोग अपनी सेविंग। तो ये आप लोगों का बन जाएगा क्या, प्यारा सा एक डायग्राम। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो बेटा फटाफट से, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आप लोगों का बड़ा प्यारा सा, और मेरा सबसे प्यारा सा पॉइंट बेटा, जिसका नाम है प्रोपेंसिटी। क्या नाम है, प्रोपेंसिटी। मेरा तो ये बड़ा फेवरेट पॉइंट है ये वाला, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। क्या मतलब होता है बेटा प्रोपेंसिटी का, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बेटा बिहेवियर। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बिहेवियर। क्या मतलब होता है बेटा, बिहेवियर होता है। अब मेरा बिहेवियर ऐसा खसूरों वाला है बेटा, मैं तो किसी को खिला पिला के राजी नहीं हूँ भाई। मेरा जो बिहेवियर है ना, वो ऐसा बड़ा कंजूसों वाला बिहेवियर है। होता कुछ लोगों का बिहेवियर ना ऐसा कंजूसों वाला, जैसे कि हम लोग बात करें डार्विन, साले का मोबाइल इतना टूटा पड़ा है इसका, ये लेकिन ये नहीं कि ठीक करा लो मोबाइल, भाई ठीक करा ले अपना मोबाइल, कुछ नजर नहीं आता उसके अंदर। तो ऐसे ही बेटा डार्विन का जो हमारा बिहेवियर है ना बेटा जी, वो कि किसी भी इंसान का बिहेवियर दो तरीके से हो सकता है, या तो कंजूस वाला होगा और ऑब्वियसली या तो ठीक बढ़िया वाला होगा। तो बेटा प्रोपेंसिटी का मतलब क्या हो गया, बिहेवियर। तो बेटा प्रोपेंसिटी का मतलब जब बिहेवियर है तो हमारा बिहेवियर दो तरीके से हो सकता है। या तो होगा बेटा हमारा बिहेवियर कौन से वाला, खर्चीला, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। या तो होगा बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे कि हमारे मानव दिलदार आदमी, भाई पैसा लुटाना है, खर्च करना है, कोई टेंशन ही नहीं, है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एक बंदा है हमारा डापे डार्विन, जिसका बिहेवियर है बेटा कैसा, प्रोपेंसिटी टू सेव, बस पैसा मार मार के पता बचा बचा के पता नहीं कहाँ जाएगा, प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बेटा हमारे लोगों में, हमारे इंसानों में दो टाइप के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। पहला बिहेवियर क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा बिहेवियर कैसा होता है बेटा, प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर बेटा आप लोगों के पास दो चीजें आती हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर आप लोगों के पास दो चीजें आएंगी बेटा। एक आप लोगों के पास आता है वर्ड एपीसी, और एक वर्ड आता है बेटा आप लोगों के पास एमपीसी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर दो वर्ड्स आ गए, क्या, एपीसी और एमपीसी। ऐसे बेटा प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर भी सेम एज इट इज दो वर्ड्स आ जाएंगे, क्या,
एपीएस और एमपीएस, एपीएस और बेटा एमपीएस। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आप लोगों के लिए सारा का सारी डिटेल में बेटा लिखा हुआ सारी बातें। तो हम लोग प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा जी, देखो बिहेवियर। अब बिहेवियर को हम लोग ने दो हिस्सों में बांट दिया। तो पहला बिहेवियर क्या बेटा आप लोगों का एपीसी, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और दूसरा क्या बेटा आप लोगों के पास एमपीसी, जिसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेटा अब क्या मतलब होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, क्या मतलब होता है बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। इट इज द रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, मतलब वाई रेशियो सी इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 100:70, तो क्या मतलब है यार, कि मेरी इनकम कितनी है 100, लेकिन उसमें से मैंने कितने खर्च कर दिए, 70 रुपए खर्च कर दिए। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, इट इज द रेशियो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो यानी कि प्रोपेंसिटी टू सॉरी, मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या था बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। अब अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे किसकी, एपीसी वर्ड की, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एपीसी वर्ड की, तो बेटा एपीसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। मान लो बेटा जी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला कि आप लोगों की जो टोटल कंजम्पशन है ना, टोटल कंजम्पशन, और बेटा यहाँ लिख दिया मैंने क्या, टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन बेटा आप लोगों की 80 और टोटल इनकम है आप लोगों की 100। इसका मतलब बेटा जब आप लोगों की इनकम कितनी है 100 है, उस केस में बेटा आप लोगों की कंजम्पशन कितनी है 80 है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एपीसी बोल देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। इसका मतलब बेटा एपीसी का ना एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप लोग जब क्लास 12 अभी, आप लोग बेटा जब पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, आप लोग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ते थे, तो आप लोग बोलते थे यहाँ पे कि हाँ जी ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो 3:2 में बांटते हैं। तो याद करो बेटा इसको हम लोग कैसे लिखते थे, कि टोटल प्रॉफिट के 5 हिस्से हैं, उसका बेटा 3/5 और 2/5 ये इस तरीके से बांटते हैं। तो जहां पर भी बेटा वर्ड रेशियो लगा होता है ना, उसका मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन फॉर्म। उसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म। सेम एज इट इज बेटा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने बोला एपीसी का मतलब क्या, कि इट इज द रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा एपीसी का सी बाय में वाई। तो एपीसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी अपॉन में वाई। इसका मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला बेटा 80/100। आप लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हो बेटा जी, 80% भी बोल सकते हो आप लोग इसको, क्योंकि 80% कहीं पर अगर लिखा हो बेटा, तो 80% को मैं क्या बोलूंगा, 80/100 तो बोलूंगा। 80/100 को बेटा जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 देखते समझ जाना, अरे ये बात तो 80% बोल रखा है। सुनो ध्यान से, तुम लोगों के लिए खास चीज बताता हूँ। मान लो बेटा तुम लोगों को कहीं पर लिखा हुआ है 0.5%, 0.5 लिखा हुआ है, तो उसको ऑटोमेटिक समझ जाया करो यार ये तो 50% की बात कर रहा है। अगर लिखा हो तुम्हारे पास बेटा कहीं पे 0.6, तो अपने आप समझ जाया करो ये तो 60% की बातें कर रहा है। तो कहने का मतलब बेटा, अब 60% का मतलब क्या है, 60/100। मतलब अगर उस बंदे की इनकम 100 रुपए है, अगर उस बंदे की बेटा इनकम 100 रुपए है, तो उसमें से वो कितने खर्च कर रहा है, 60 रुपए बेटा वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तभी तो एपीसी उसकी बनी है कितनी, 0.6 बनी थी। इस बात को ना कान दिमाग में लेकर क्या करो चीजों को, मतलब एक चीज से तुम लोग काफी चीजों को डिराइव करने की बेटा कोशिश किया करो। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने, मीनिंग ऑफ एमपीसी। क्या लिखा हुआ है बेटा, मीनिंग ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखो, जब भी मैं बात करूंगा बेटा किसकी, मार्जिनल वर्ड की, तो मार्जिनल के अंदर बेटा मैं सबसे इंपोर्टेंट बात करूंगा वर्ड चेंज की। चेंज यानी कि मार्जिनल वर्ड आते ही आप लोगों को चेंज वर्ड का यूज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम इज नोन एज एमपीसी। बेटा एमपीसी का आप लोगों का सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या वहां पे क्या था, एपीसी का क्या था बेटा, सी बाय में वाई था ना, बस एमपीसी का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आप लोगों का डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। क्योंकि इसका मीनिंग यही कहता है कि भाई अगर हम लोगों को बेटा कंजम्पशन चेंज होने से, यानी कि हमारी इनकम के चेंज होने से बेटा कंजम्पशन में चेंज कितना आएगा, उसका मतलब क्या होता है बेटा आप लोगों का एमपीसी। अब इसका भी अगर आप लोग बेटा मतलब इसका अगर हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करें बड़े अच्छे तरीके से, तो वो भी समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लो बेटा जी आप लोगों के पास आ गया निकल करके डेल्टा जो सी है ना, वो आ गया आप लोगों का 8, और डेल्टा वाई कितना आ गया मान लो बेटा 10। तो इसका मतलब क्या है, कि अगर मेरी इनकम में चेंज कितने का आया, 10 रुपए का चेंज आया है ना, तो मैंने 8 रुपए ज्यादा खर्च करने शुरू कर दिए। ये मतलब होता है बेटा इस चीज का, कि अगर मेरी इनकम के अंदर 10 रुपए चेंज आया, मतलब मेरी इनकम अगर बेटा 10 रुपए से बढ़ गई, तो मैंने 8 रुपए ज्यादा खर्च करने शुरू कर दिए। इसका ये मतलब होता है सिंपल सा। आया समझ में बेटा यहाँ तक की बातें, जल्दी बताओ फटाफट।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। दूसरे वाले बंदे के ऊपर हम लोग, पहले तो किसके ऊपर थे अभी, मानव के ऊपर थे। दूसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं बेटा किसके ऊपर, डार्विन के ऊपर। जो बंदा क्या है भाई साहब, पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है, यानी कि पैसा तो उस बंदे ने खर्च करना ही नहीं है, यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा प्रोपेंसिटी टू सेव के दो हिस्से हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के। पहला हिस्सा क्या है बेटा जी आप लोगों का एपीएस, और दूसरा हिस्सा क्या होता है बेटा आप लोगों का एमपीएस। यानी कि एक बंदे का बिहेवियर कैसा हो सकता है बेटा, एक तो हो सकता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब क्या मतलब बेटा ये एपीएस का, क्या मतलब है एमपीएस का। यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव को हम लोगों ने बेटा दो हिस्सों में बांट दिया। प्रोपेंसिटी टू सेव को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया। क्या क्या है बेटा वो दो हिस्से। पहला हिस्सा क्या था आप लोगों का, प्रोपेंसिटी टू सॉरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा हिस्सा कौन सा बेटा आप लोगों का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा जी, मैं जहां पे आप लोगों से बात करूंगा ना वर्ड मार्जिनल, एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से। पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा मैं जहां पर भी वर्ड यूज करूंगा ना मार्जिनल का, तो वहीं पर चल चीज समझ जाना बेटा मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की, चेंज की बात कर रहा हूँ। और जहां पर मैं चेंज की बात करूंगा, मतलब मैं चेंज की बात करने का मतलब क्या होता है बेटा, मैं एडिशनल की बात कर रहा हूँ, यानी कि वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या, एडिशनल। अब सुनिए बेटा, एपीएस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास, क्या, एस बाय में वाई। एपीएस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा क्या, एस अपॉन में वाई। और बेटा एमपीएस का फॉर्मूला होता है सिंपल सा आप लोगों का क्या, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब बच्चा कंफ्यूज फिर हो जाता है यार कि इसका अगर मीनिंग आ जाए तो मैं क्या करूं। अरे कुछ तो नहीं करना यार, एस बाय वाई का मतलब क्या होता है, एस रेशियो वाई। डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा एस रेशियो डेल्टा वाई। तो सिंपली से आप लोग एक डेफिनेशन बना दो ना, इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, इट्स द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। आंसर आप लोगों का हो गया। तो यानी कि यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है बेटा आप लोगों के सामने, मीनिंग ऑफ एपीएस क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। और एमपीएस का क्या लिखा हुआ है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम इज नोन एमपीएस। तो बहुत आसान चीजें हैं बेटा आप लोगों के पास। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हम लोगों ने हाइलाइट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ पे अभी तक। यानी कि जो आप लोगों को बेटा क्वेश्चंस में चीजें इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखना है क्या, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। उसके बाद बेटा आप लोगों को सेकंड थिंग याद रखनी है क्या, y इज इक्वल टू में सी प्लस एस, इसको नहीं भूलना है। तीसरा फॉर्मूला बेटा आप लोगों को याद क्या रखना है, कि ए पी सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा जी, सी बाय वाई के बराबर होता है। चौथे नंबर पे चीज आप लोगों को याद रखनी है कि भैया ए पी एस आप लोगों का किसके बराबर होता है, एस बाय वाई के बराबर होता है। पांचवें नंबर पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है बेटा जी, यहाँ पे क्या, एम पी सी किसके बराबर होता है, यानी कि डेल्टा सी बाय में डेल्टा वाई के बराबर होता है। छठे नंबर पे आप लोगों को याद रखना है बेटा, एम पी एस किसके बराबर होता है आप लोगों का, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई के बराबर होता है। तो गिनती की आप लोगों को ये छह चीजें अभी तो याद रखनी है, जितना मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी तक मैं आप लोगों को जो पढ़ा चुका हूँ बेटा जी, वो क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। और आप लोगों ने ये भी देख लिया मेरे साथ कि बेटा कंजम्पशन का डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा सीख जाता है। ये आप लोगों को क्या बन जाता है, आप लोगों का सिंपल सा सी बार बन जाता है। नीचे आप लोगों ने बेटा हमेशा क्या अपलोड करनी होती है, इनकम। नीचे यहाँ पे हमेशा क्या दिखाना होता है बेटा, कंजम्पशन। ऐसे हम लोगों ने नीचे डायग्राम बनाया था अपना सेविंग का। और सेविंग का डायग्राम बनाने के लिए बेटा हम लोगों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव जैसे लेना पड़ेगा तो हम लोगों का बेटा जो डायग्राम जाएगा वो इस तरीके से जाएगा यहाँ पे। इतना मैं आप लोगों को बेटा अब तक पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को है तो पूछो फटाफट, बढ़ जाऊँ आगे। ठीक है, बढ़िया। देखो बेटा अब आगे से, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज भी लिखे हुए हैं जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या था आप लोगों को बेटा, प्रूव दैट ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू वन। आई थिंक मुझे इसके ऊपर टाइम खराब नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से आप सभी को ही आता होगा। कैसे, चलो मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू वन बोलता है बेटा आप लोगों को प्रूव करके दिखाओ। तो सिंपल आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है बस। ए पी सी का मतलब सी बाय वाई, रट्टे नहीं मारने। कौन मुझे बताएगा फटाफट से, इशिका बताओ बेटा, ये सी बाय वाई की क्या मतलब, हम लोग क्या इससे क्या हम लोगों को निकल कर आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। ये सी बाय वाई हम लोगों को क्या कहना चाह रहा है। हाँ वेरी गुड। मतलब हमारी जितनी इनकम है बेटा उसका कितना हम लोग पार्ट कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, ये बताता है हम लोगों को। सी बाय वाई, रट्टे नहीं मारने की एपीसी इज इक्वल टू भाई सी बाय वाई होता है, नहीं मरने रट्टे मारने आप लोगों ने बिल्कुल भी ये। ठीक है, प्लस में एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आप लोगों का, एस डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू वन। तो हम लोगों ने इसको बेटा मैथमेटिकली किस तरीके से प्रूव कर दिया, एलसीएम ले लिया बेटा हम लोगों ने यहाँ पे किसका, वाई का। वाई वन जा वाई तो सी ऊपर बच के आएगा, वाई वन जा वाई एस बच कर आएगा।
मैंने अभी ऊपर बेटा आप लोगों को कुछ हाईलाइट्स में कुछ बातें बताई थी, देख लो ध्यान से। y इज इक्वल टू सी प्लस एस के बराबर होता है, यानी कि जहां पर आप लोगों का बेटा सी प्लस एस लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो बेटा y डिवाइड बाय y जब आप काटोगे तो आंसर तो कितना आएगा, 1। यानी कि आप लोगों के बेटा एल एच एस साइड इज इक्वल टू आर एच एस साइड क्या हो गई, प्रूफ। तो यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मतलब 1 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया आप लोगों का, 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने बेटा ये चीज अच्छे से प्रूव कर दी कि एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होता है बेटा जी, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बेटा जी कुछ बातें ऐसी, हम लोग समझते हैं बेटा जी अब अलजेब्रिक इक्वेशंस, हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब इसके भी हम लोग रट्टे नहीं मारेंगे कि क्या हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशंस बेटा पढ़नी है। अलजेब्रिक इक्वेशंस बेटा हम लोगों को पढ़नी है दो। अलजेब्रिक इक्वेशंस हम लोगों को पढ़नी है किस, दो पढ़नी है बेटा। और अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर हम लोगों को दो चीजें कौन कौन सी पढ़नी है, एक पढ़नी है हम लोगों को बेटा कंजम्पशन की अलजेब्रिक इक्वेशन, एक हम लोगों को पढ़नी है कंजम्पशन की अलजेब्रिक इक्वेशन, और एक हम लोगों को पढ़नी है बेटा जी सेविंग की अलजेब्रिक इक्वेशन। एक पढ़नी है कंजम्पशन की और एक पढ़नी है सेविंग की। अब कंजम्पशन की अलजेब्रिक इक्वेशन क्या कहती है और बेटा सेविंग की अलजेब्रिक इक्वेशन क्या कहती है, उसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा। बेटा कंजम्पशन की अलजेब्रिक इक्वेशन कहती है कि कंजम्पशन क्या होगा बेटा, जितना हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन करेंगे, यानी कि जब मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, जब मैं नल्ला हूँ बेटा, कुछ भी कमा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ तो ऑटोनोमस फिर भी करूंगा ही करूंगा। मतलब जिस केस में बेटा मेरी इनकम जीरो होगी, उस केस के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ तो स्पेंड कर ही रहा हूँ ना मार्केट के अंदर, चाहे मुझे उधार मांगनी पड़े, चाहे मैं जैसे मर्जी खर्च करूँ मार्केट में, चाहे भीख मांगनी पड़े, जैसे मर्जी खर्च करूँ, मतलब मैं कुछ ना कुछ पैसा बेटा मार्केट में खर्च करूंगा ही करूंगा। तो उसको मैंने क्या बोल दिया, सी बार। तो यानी कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी वाई, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये आप लोगों की एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। अब रट्टा नहीं मारना है, मैं बोल रहा हूँ यार कि मैं ना जब कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, मैंने कि जब विला था मैं कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, तो मैंने आप लोगों को बोला बेटा मैं 100 रुपए खर्च करता था मार्केट में अंदर, इसका मतलब मेरा सी बार कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने अपना अब इनकम कमानी शुरू कर दी, मैं जॉब पर लग गया, तो मुझे ना पर डे के कितने रुपए मिलते हैं बेटा, मान लो 200 रुपए मिलते हैं, मान लो मुझे पर डे के कितने मिलते हैं बेटा, 200 मिलते हैं। और उसका ना 0.8% यानी कि उसका 80% मैं खर्च कर देता हूँ, यानी कि बेटा ये भी तो कंजम्पशन ही है। इसका मतलब मैं 80% का मतलब क्या, वही बेटा एमपीसी का मतलब कितना था, 0.8। मतलब कि आप लोगों की इनकम का कितना पार्ट खर्च हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं 80% खर्च कर देता हूँ, अगर मैं 200 रुपए कमा तो उसका 80% कितना बनेगा बेटा, 160 रुपए बनेगा। यानी कि 100 तो मैं वैसे ही खर्च करता था, तो टोटल बेटा मैं इनकम खर्च करूंगा कितना रुपए, 260 रुपीज टोटल मैं क्या करूंगा बेटा, खर्च करूंगा। तो इसको हम बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस में एम पी सी वाई। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? आई थिंक ना मेरे ब्लूटूथ की पावर अभी दिखा तो गया वो प्लीज चार्ज, पता नहीं जब तक मेरी आवाज आनी बंद हो जाए तो प्लीज मुझे एक बार कॉल कर देना या मैसेज में बता देना भैया आवाज आनी बंद हो गई है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना क्योंकि वो मुझे स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, जब आवाज आनी बंद हो जाए। चलो आगे देखो। अब बेटा हम लोग अगर बात करें यहाँ पर सेविंग की अलजेब्रिक इक्वेशन की, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो बेटा सेविंग की अलजेब्रिक इक्वेशन आप लोगों की कैसे होगी, S इज इक्वल टू, बेटा इसको या तो हम लोग बोलेंगे S बार, S बार मतलब हम लोगों ने बेटा कुछ ना कुछ क्या किया, हम लोगों ने ऑटोनोमस सेविंग की है, ऑटोनोमस सेविंग प्लस में एम पी एस वाई, यानी कि S इज इक्वल टू बेटा S बार प्लस में MPS वाई। बेटा S बार है, एस बार को बेटा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं माइनस का सी बार, एस बार को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा माइनस का सी बार, यानी कि एस बार का दूसरा नाम ही क्या होता है बेटा जी, माइनस का सी बार। यानी कि मैं अपनी अलजेब्रिक इक्वेशन को बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस में एम पी एस वाई। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस में एम पी एस वाई। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को बेटा, एक वर्ड मैं आप लोगों को और बता देता हूँ इसके अंदर ही। अच्छा ऊपर मैंने एपीसी प्लस एपीएस तो आप लोगों को पढ़ा ही दिया। बेटा जब मैंने आप लोगों को एपीसी प्लस एपीएस पढ़ा दिया ऊपर यहाँ पे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि साथ साथ में बेटा कि एपीएस के साथ साथ में बेटा जी एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 के भी बराबर होते हैं। प्रूव दैट एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो कैसे हो जाएगा ये, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई प्लस में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का, 100 बाई डेल्टा वाई। तो बेटा डेल्टा वाई डेल्टा सी प्लस में डेल्टा एस इज
अब आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, अब आ ठीक रही है। है ठीक है बेटा, ठीक है। बंद हो थोड़ा गई सा थी। बंद हो गया था बीच में। एक बार इसको ना लगाने पर चार्जिंग पे। हाँ जी, आगे देखो, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा सारा। चलो आगे फिर यहाँ से। हाँ। चलो बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूल्स हमारे हो गए, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस हो गई। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो भाई ये लगा के चलो भाई, आप लोगों का जैसे फेवरेट है ना चाउमीन पिज्जा बर्गर, वैसे ही आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। बेटा इस टाइप के आप लोगों के टोटल दो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन बनता है बेटा आप लोगों का डेरिवेशन डेरिवेशन of saving curve, derivation of saving curve from consumption curve, derivation of saving curve from consumption curve। बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर्स में जहाँ देख लोगे, आप लोग सैम्पल पेपर्स में देख लोगे, मतलब हर जगह ये वाला ये क्वेश्चन आप लोगों बहुत को आवाज देखने को कट रही मिलेगा है। ही मिलेगा। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। और सेकंड क्वेश्चन बेटा आप लोगों का बनता है डेरिवेशन ऑफ derivation of consumption curve from saving curve, derivation of consumption curve from saving curve। ये आप लोगों का बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता ही आता है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व और बेटा डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अब यहाँ पे बेटा आप लोग उसको बनाना कैसे है वो ध्यान से समझने वाली बात है। आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो? आवाज आ रही है? क्या इश्यूज हो रहे हैं ये? हेलो? क्यों शुरू किया था जब डाल के रखा तो हुआ था यार। तूने उन क्या हुआ सोया तो? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। भैया काफी डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। आवाज आ रही है बेटा? हाँ, अब आ रही है। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा दो क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं यहाँ से, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व और बेटा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। दो क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। अब इसको बेटा डेरिवेशन आप लोगों को करनी कैसे है वो मैं आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। बेटा जिस कर्व को आप लोगों को डिराइव करना है, जिस कर्व को आप लोगों को बेटा डिराइव करना है, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों को बेटा डिराइव करना है अपना क्या, सेविंग कर्व डिराइव करना है बेटा। तो इससे देखो दो डायग्राम आप लोगों को बिल्कुल इकट्ठे बनाने हैं बेटा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाने हैं आप लोगों को बिल्कुल। पहले कौन सा बनाना है दूसरा कौन सा बनाना है बेटा, जो आप लोगों को पहले, जो आप लोगों को लास्ट में रखा होगा ना, यानी कि जिसके थ्रू आप लोगों को बेटा बनाना है वो आप लोगों को पहले बनाना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों के पास डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो बेटा कंजम्पशन कर्व आप लोगों को पहले बनाना है और सेविंग कर्व आप लोगों को बाद में बनाना है। कैसे करना है ध्यान से देखो बेटा। मान लो आप लोगों को बिल्कुल क्या करना है, एक लाइन खींचनी है यहाँ पे और आप लोगों को इस तरीके से कुछ बनाना है। बिल्कुल इसके नीचे बेटा आप लोगों को एक डायग्राम और बनाना है और आप लोगों को पता है कि नेगेटिव वाला भी बनाना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव भी लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, नेगेटिव भी ले लिया। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों को बेटा जी यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल सिंपली आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखोगे बेटा इनकम को, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर भी लिख दोगे बेटा सिंपली आप लोग अपनी इनकम को। फिर आप लोगों को पता है कि ये तो सेविंग है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे बेटा क्या, सेविंग। यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, सेविंग। और यहाँ पे आप लोग लिख दोगे बेटा क्या, कंजम्पशन। यहाँ लिख दोगे क्या, कंजम्पशन, और यहाँ लिख दोगे बेटा आप लोग सेविंग। तो सबसे पहला काम आप लोगों को बेटा क्या करना है, बिल्कुल 45 डिग्री की बेटा आप लोगों को एक सीधी लाइन लेकर जानी है। बिल्कुल 45 डिग्री की बेटा एक वाई लेकर जानी है आप लोगों को, जिसको बेटा हम लोग बोल देते हैं लाइन ऑफ इक्वेलिटी भी बोल देते हैं। इस लाइन को बेटा हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम लाइन ऑफ इक्वेलिटी।
या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, इनकम भी बोलते हैं इसको हम लोग। आप लोगों ने सिर्फ इनकम लिखा, लाइन ऑफ इक्वालिटी मत लिखना, आप लोग सिंपल इनकम ही लिख लेना, सफिशिएंट है। ठीक है, या फिर ब्रैकेट में डाल के आप लोग इसके बेटा इनकम भी इसके अंदर लिख सकते हो, चाहे इनकम लिख लो, चाहे आप लोग लिख लो इसके अंदर क्या, वाई लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बेटा क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को बेटा एक लाइन ड्रॉ करनी है, कौन से वाली बेटा, कंजम्पशन वाली लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे, कंजम्पशन की लाइन ड्रॉ करोगे। मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है बेटा कंजम्पशन की, तो ये आप लोगों को क्या बन जाएगा, कंजम्पशन बन जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या बताया है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो जिस कर्व को बेटा आप लोगों को बनाना है उसको नीचे रखना है, और जिस कर्व की हेल्प से बनाना है उसको बेटा आप लोग ऊपर रखोगे। तो जहां पर बेटा जी इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, जहां पे भी इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा बेटा, वहां से आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल एक सीधी सीधी नीचे एक लाइन लेकर आना है पॉइंट्स की फॉर्म में बेटा। आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट्स की फॉर्म में बिल्कुल इस तरीके से आप लोग क्या लेके आओगे बेटा, पॉइंट्स लेकर के आओगे। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, जहां पर ये पॉइंट आकर के मीट हो रहा होगा, जहां पे आप लोगों का ये वाला पॉइंट आकर के मीट हो रहा होगा, आप लोग क्या करोगे नॉर्मली वैसे ही, यानी कि यहाँ ये क्या बन जाएगा आप लोगों का बेटा, सी बार बन जाएगा, सी बार बन जाएगा। और यहाँ से आप लोग क्या करोगे बेटा, इसको आप लोग नॉर्मली इससे क्या करोगे, मीट करके इसको बिल्कुल सीधा ले जाओगे, ये बन जाएगी आप लोगों की क्या, सेविंग। कुछ नहीं करना, डेरिवेशन आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल इस तरीके से बनानी है बेटा जी। और ये दोनों पॉइंट आप लोगों के, ये दोनों पॉइंट बेटा आप लोगों के, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बीईपी, क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। और ये भी आप लोगों को क्या माना जाता है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। एक बात याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट की खास बात, बेटा ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर ना, ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर इनकम और कंजम्पशन बेटा दोनों बराबर होती है। इसका मतलब जब ब्रेक इवन पॉइंट में बेटा जी इनकम और कंजम्पशन बराबर होती है, तो इसका मतलब भाई सेविंग क्या होती होगी, फिर ऑब्वियसली जीरो। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो सेविंग क्या है, मतलब जीरो। इसका मतलब भाई देख लो, सेविंग यहाँ पे डेरिवेशन में देख लो जीरो तो है। तो यानी कि बेटा बीईपी का मतलब होता है कि हमारे पास जितना पैसा भी है ना, वो सारा का सारा पैसा बेटा हम लोगों का कंज्यूम हो रहा है, कहाँ पर, सारा का सारा पैसा क्या हो रहा है बेटा, कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है हम लोगों का। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बेटा सी के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग ये वाली बात कह सकते हैं कि सेविंग उस टाइम पे किसके बराबर होती है बेटा, जीरो के बराबर होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा ये पूरी पूरी डेरिवेशन। बस डायग्राम्स बनाने हैं इसमें। नहीं बेटा डायग्राम नहीं बनाने, ये क्वेश्चन आएगा कंप्लीट आप लोगों को। अब इसके अटेम्प्टेशन पार्ट समझ लो किस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट कैसे करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा बेटा 6 मार्क्स में, हाउ टू अटेम्प्ट। अब यही क्वेश्चन बेटा अगर आप लोगों का 6 मार्क्स में आते तो आप लोगों ने इसको किस तरीके से बेटा डिफाइन करना है, किस तरीके से बताना है। सबसे पहले नंबर पे बेटा आप लोग हेडिंग डालोगे मीनिंग ऑफ कंजम्पशन। सबसे पहले नंबर पे लिखोगे आप लोग बेटा जी मीनिंग ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि दोनों पूछ रहे हैं ना आप लोगों से, मीनिंग ऑफ कंजम्पशन पूछ रहा है, सेविंग पूछ रहा है। तो पहले आप लोग लिख के आओगे बेटा इसके अंदर क्या, कंजम्पशन का मीनिंग, सिंपल एक लाइन में आप लोगों को डिफाइन करना है। फिर आप लोग लिख के आओगे बेटा मीनिंग ऑफ सेविंग, फिर आप लोग लिख के आओगे इसके अंदर क्या बेटा, मीनिंग ऑफ सेविंग। दोनों पॉइंट लिख दिया आप लोगों ने, मीनिंग ऑफ कंजम्पशन लिखा, मीनिंग ऑफ सेविंग लिख दिया। ये दोनों चीजें लिखने के बाद बेटा आप लोगों को बनाना है डायग्राम। ये दोनों चीजें लिखने के बाद आप लोगों को बनाना है एक डायग्राम। डायग्राम को बनाने के बाद बेटा आप लोगों को उसके नीचे बनाने हैं आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसके स्टेप्स बताने हैं बेटा, कि आप लोगों ने डायग्राम बनाने के लिए क्या किया। जैसे वो मैथमेटिक्स में वो कंस्ट्रक्शन से करते थे ना, बस बिल्कुल सेम जो जो स्टेप आप लोगों ने किया बेटा, बिल्कुल वही काम आप लोगों को नीचे एक्सप्लेन करके आना है। आई थिंक एक की मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखवा रखी है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट सफिशियंट है, ज्यादा मत लिखना। 3 या 4 पॉइंट मैक्सिमम आप लोग लिख देना, सफिशियंट होता है बेटा बस। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 3 पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं इसके अंदर। आई थिंक ये ज्यादा है, मुझे पता नहीं, इस पेज को एक मिसिंग लग रहा हो। जैसे भी बता बेटा, क्या ये पेज आधा फोटो नहीं हो, प्रिंट नहीं हुआ, फोटो जो क्लिक हुई हुई है, ये पेज मुझे आधा लग रहा है। नहीं भैया यही लिखवाए थे नहीं बस। नहीं, पॉइंट 3 है, लेकिन ये पेज मुझे आधा लग रहा है यार। इस पेज के नीचे और कुछ भी है डाटा काम का, ना नोट्स में। नीचे कुछ था ही नहीं। अच्छा खाली है नहीं इसके नीचे था। पेज, पक्का कंफर्म है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। फिर ठीक है। तो बेटा एक की मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोगों का जैसे मन चाहे आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या ये लिखवा रखे बेटा आप लोग इसकी भी लैंग्वेज लिखते हो, जैसे मर्जी आप लोगों को कंफर्टेबल हो वैसे लिख सकते हो। बस अटेम्प्टेशन का तरीका ध्यान रखना कि किस तरीके से बेटा आप लोगों को चीजों को अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नो भैया। अब देखो बेटा ध्यान से, ये मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा का पूरा हाउ टू अटेम्प्ट। अब अगले वाला बना लोगे, मैं खुद बना के दिखाऊं, बना लेंगे भैया। बना लोगे, बता दो भाई, कहते तो वो भी बना देता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं सर, कर लेंगे, वो सेम तो है ही। हाँ बिल्कुल सेम है, बस हाँ बस थोड़ी सी गाइस। लाइंस प्रॉपर करनी है उसके तरफ, आप लोगों को वो ऊपर बनाना है वो नीचे बनाना है, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अपनी एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। हम लोग आगे बेटा अपनी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड हमने पूरा खत्म कर लिया। हम लोग पहुंच गए बेटा अपने अब एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो क्या मतलब है बेटा जी उस एग्रीगेट सप्लाई का, उसको समझते हैं। बेटा एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से समझना। देखो जैसे हम लोगों ने बेटा पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, वैसे ही होता है बेटा आप लोगों का एग्रीगेट सप्लाई। देखो एग्रीगेट डिमांड हम लोग बेटा बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं बेटा जी, कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड है उसके वो किस कहाँ यूज करते हैं बेटा, हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो ये हमारी बेटा एग्रीगेट सप्लाई है ना, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं बेटा, प्रोड्यूसर के लिए यूज करते हैं। मतलब जब हमारा कंज्यूमर डिमांड कर रहा होता है बेटा, तो उस केस में हमारा प्रोड्यूसर भी तो क्या कर रहा होता है बेटा, सप्लाई कर रहा होता है। यानी कि जिस केस में हमारा कंज्यूमर बेटा प्लान बना रहा होता है कि मैं आने वाले टाइम में इतना इतना स्पेंड करूंगा, आने वाले टाइम में मैं इतना इतना खर्च करूंगा बेटा, जब वो ये प्लानिंग कर रहा होता है, तो उस केस के अंदर बेटा हमारा प्रोड्यूसर भी प्लान कर रहा होता है कि मुझे इस साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेटा प्रोड्यूस करनी है। यानी कि प्रोड्यूसर विल प्लान, यानी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ बेटा, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि वो ये सोचने में लगा रहता है बेटा कि मुझे आकर के इस साल मुझे कितना खर्चा करना है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पे। फिर क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, देखो it refers to the sum total of planned expenditure incurred on the purchase incurred on the production of goods and services within one accounting year. It implies that flow of goods and services in an economy। यानी कि आप लोगों को आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी किसकी, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन। अब बेटा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड हमारा बराबर होता है किसके, सी प्लस आई के। बेटा वैसे ही हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, वो बराबर होता है बेटा हम लोगों का किसके, वाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा जी, वाई के। अब मुझे कौन इसको बताएगा कि ये एस वाई के बराबर कैसे होता है, सौरभ जैन। मुझे याद आ गया, मैं तुझे पढ़ाया था ये, ए एस इज इक्वल टू वाई। धक्के से लिखने से बातें नहीं करनी, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है पूरा का पूरा कि क्यों ए एस इज इक्वल टू वाई के बराबर है। आप बोले कल सोच के आना, बस फिर नहीं पढ़ाया। सौरभ पढ़ाया था यार, याद कर। वो जंगल मैन ना बेटा सही में एग्जांपल नहीं सारा बताया था बताया। मैंने, याद कर बताया था यार। उसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट डे मैंने बता दिया था। चलो कोई बात नहीं, क्या मैंने वैसे फिर बता अभी आप दिया था। भूल गए। देखो हाँ जी, कोई बताना चाहेगा बेटा मुझे ए एस इज इक्वल टू वाई के बराबर क्यों होता है, क्यों लिखते हैं इसको हम लोग, क्यों इसकी एब्रीविएशन बनी है ए एस इज इक्वल टू वाई। एक यूपी प्रोड्यूसर कंजप्शन और सेविंग इक्वल है अरे नहीं यार, ये सर, ऐसे मत बोलो कंजप्शन यार, और ये चीज मत बोलो प्लीज। एक हाँ ये चीज नहीं, हाँ एक इशिका। प्रोड्यूसर हम्म। जिस वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सप्लाई करेगा, उसी को हाँ उतनी ही इनकम मिलेगी। जैसे कि अगर उसने 100 रुपए की कुछ गुड्स सप्लाई किया है, तो उसकी इनकम भी 100 रुपए ही होगी। तो अच्छा इसलिए ए इक्वल टू वाई। अच्छा बाकी बेटा। आपने वो एग्जाम्पल दिया था एक पहले जंगल एग्जाम्पल से में। बेटा मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई सबसे पहले बेटा एक जंगल मैन था, वो लकड़ियां उसने काट करके किसको बेटा बेची थी, उसने अपने एक विलेज मैन को बेची थी 100 रुपए की। तो मैंने आप लोगों को लास्ट में एक बात दिखाई थी कि सारे की सारे बेटा इनकम का जो टोटल था ना, वो लास्ट की जो वैल्यू बेटा, जिस वैल्यू पे हम लोगों ने कस्टमर को सेल किया ना, उस वैल्यू के बराबर आ रहा था। इसलिए बेटा हम लोग बोलेंगे कि ए एस इज इक्वल टू वाई के बराबर होता है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल फिर से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सिंपली आप लोगों ने बेटा याद रख लो कि ए एस इज इक्वल टू वाई के बराबर होता है। अब जैसे बेटा आप लोगों का जो ये ईडी है जैसे आप लोगों का ईडी है, वो किसके बराबर था बेटा, सी प्लस आई के बराबर था। ऐसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बेटा जो ए एस है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। लेकिन तुमने ऊपर एक बात पढ़ी थी, याद करो, वाई किसके बराबर होता है, सी प्लस एस के भी तो बराबर होता है। इसका मतलब बेटा जब वाई सी प्लस एस के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारा ए एस भी तो किसके बराबर होगा, सी प्लस एस के बराबर होगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं, बताइए जल्दी से। तो बेटा यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखो बेटा लिखा हुआ है, देखो एक वर्ड होता है बेटा जी इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम बेटा जी एक वो सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा वो सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और बेटा एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर आ जाते हैं। यानी कि जहाँ पर हमारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बेटा दोनों बराबर आ जाते हैं। यानी कि एग्रीगेट डिमांड मतलब वो वाली प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो बेटा प्रोड्यूस जो कंज्यूमर क्या करता है बेटा, कंजम्पशन करने के लिए क्या करता है, प्लानिंग करता है। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब वो वाली अमाउंट बेटा जहां पर प्रोड्यूसर प्लान करता है कि मैं आने वाले टाइम में इतना पैसा खर्च करूंगा। इसका मतलब बेटा जहां पर इन दोनों की चीजें मैच हो जाती हैं, मतलब प्रोड्यूसर ने प्लान किया
कि वो 100 यूनिट बेटा 100 यूनिट बनाएगा, ऐसे ही बेटा जी कंज्यूमर ने सोचा कि वो 100 बेटा स्पेंड करेगा, खर्च करेगा। इसका मतलब यहाँ पर दोनों की जो मतलब सोचने का नजरिया है बेटा वो दोनों क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो उस केस को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो देखो पूरी की पूरी यहाँ पे बेटा सोल्व करके दिखा रहा है हम लोगों ने, ए एस इज इक्वल टू वाई के बराबर होता है, और वाई किसके बराबर है बेटा, सी प्लस एस के बराबर होता है, और ए एस इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर है, सी प्लस एस के बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, ए डी इज इक्वल टू बेटा सी प्लस एस। यानी कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा दो सिचुएशंस होती हैं। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा जी दो सिचुएशंस होती हैं इक्विलिब्रियम के अंदर आने की। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा जी दो सिचुएशंस होती हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर आने की। सबसे पहली सिचुएशन होती है बेटा जी क्या, ए डी इज इक्वल टू ए एस अप्रोच। अप्रोचेस का नाम है बेटा ए डी इज इक्वल टू ए एस अप्रोच। और बेटा दूसरी सिचुएशन का नाम होता है हम लोगों का यहाँ पर क्या, आई इज इक्वल टू एस अप्रोच। अब ये बनी हुई अप्रोच बेटा इसी अप्रोच से ही बनी है, आई इज इक्वल टू एस अप्रोच। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इनकी हम लोग एब्रीविएशंस करके चलते हैं। यहाँ से देख लो, जब मैंने आप लोगों को बेटा बताया कि ए डी इज इक्वल टू ए एस अप्रोच, यानी कि ए डी किसके बराबर था, सी प्लस आई के बराबर था। ए एस किसके बराबर हो गया बेटा, सी प्लस एस के बराबर हो गया। तो सी से हम लोगों ने सी कट कर दिया, तो बेटा बचा क्या, आई इज इक्वल टू एस के बराबर हो गया। तो ये हम लोगों की बेटा अप्रोच यहाँ से निकल कर आई है। तो दो अप्रोचेस कौन कौन सी हो गई, ए डी इज इक्वल टू ए एस अप्रोच, और तीसरे अप्रोच दूसरे अप्रोच कौन सी होगी बेटा, आई इज इक्वल टू एस अप्रोच। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आप लोगों को कंफर्म लिखवा के लो, ये पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप लोगों का, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस, इस टॉपिक का बेटा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस एडी ग्रेटर देन एएस। भाई क्या होगा जब एडी बड़ा हो जाएगा, एडी ग्रेटर हो जाएगा एडी लेस देन से, या फिर व्हाट हैपेंस एडी लेस देन एएस। ये क्वेश्चन में बेटा आप लोगों का एग्जाम में आएगा। नोट्स के अंदर मैंने आप लोगों को सब कुछ लिखवा रखा है प्रॉपरली। समझ में आएगा, जो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनको छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन बेटा, पहले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ये, ठीक है। व्हाट हैपेंस एडी ग्रेटर देन एएस एंड व्हाट हैपेंस एडी लेस देन एएस। चलिए बेटा आगे यहाँ से, बताइए जल्दी से। हाँ जी भैया। चलो अभी बेटा हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आप लोगों का इसके बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का बेटा इसी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पक्का आएगा, लिखवा के ले लेना, ये क्वेश्चन तो कंफर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, आई थिंक ना लास्ट मैंने एक टेस्ट लिया था, आई थिंक स्वाति का था, पता नहीं इसका ईशिका का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेटा एग्जैक्टली किसका था। इनके जो अटेम्प्टेशन थे ना बेटा वो बहुत बढ़िया लिखी हुई थी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को बेटा वो टेस्ट पढ़े हो ना, तो प्लीज़ अपने इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में बेटा जो बैच बना हुआ है हम लोगों का केडीआर इकोनॉमिक्स वाला, तो प्लीज़ वहाँ पर आप लोग शेयर कर देना ऐप पे प्लीज़, ठीक है। जिसके पास पढ़ी उसके एक्सप्लेनेशन, ताकि बच्चा वही रट कर याद कर ले, क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन है बेटा वो प्रॉपर अच्छे से लिखी हुई थी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल एंड डायग्राम। तो सारा आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन द हेल्प, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों का एग्जाम में आएगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, 6 मार्क्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी बेटा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेट इसका मीनिंग क्या होता है बेटा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है आप लोगों का, एक सेकेंड बेटा, तो मीनिंग क्या है बेटा आप लोगों का इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ये कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इनकम, द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये कहता है बेटा कि अगर हम लोगों ने अपनी मार्केट के अंदर, अगर हम लोगों ने बेटा अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या इंक्रीज किया बेटा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है, तो उससे हमारी इनकम के अंदर बेटा कितने गुना चेंज आता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the number of times income increases due to increase in investment is called investment multiplier। कैसे, एग्जांपल बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल जब मेरी इनकम बेटा जी, जब मेरी इनकम मान लो 100 है,
तो उस केस में बेटा मैं इन्वेस्टमेंट अपनी करता हूँ, उस केस में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता था बेटा मान लो 1000 की। मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया, मान लो बेटा मेरी इनकम कितनी है 1000 है, और उसके बेटा मैं इन्वेस्टमेंट कितनी करता हूँ अपनी 100 की करता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला कि एक इन्वेस्टमेंट बेटा मैंने 100 से बढ़ा करके अपनी कितनी कर दी 200 इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इससे हुआ क्या बेटा, मेरी इनकम 1000 रुपीज से, मेरी इनकम 1000 रुपीज से बेटा खो कितने गई, मान लो बेटा 1400 हो गई। कितनी हो गई 1400। तो मैंने आप लोगों से पूछा बताओ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग बताया। क्या बताया, इट रेफर्स टू increase income, it refers to income increases due to increase in investment is known as investment multiplier। मतलब आप लोगों की बेटा इनकम के अंदर कितना चेंज आया, चेक करना जरा, 1000 से कितनी हो गई 1400 हो गई। मतलब इनकम में चेंज कितना आया बेटा 400 का चेंज आया, डिवाइडेड बाय यानी कि आप लोगों के बेटा इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि 200 का चेंज आ रहा है 100 का। तो इसका मतलब बेटा आप लोग बोलोगे कि आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना माना जाएगा बेटा 4 टाइम्स माना जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोगों का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा अब लिखने कैसे हैं, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के। तो यहाँ पे भी लिखा भी हुआ बेटा इट इज डिनोटेड बाय के। अब आप लोगों को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बेटा 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। क्या क्या, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, कोमा के इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन में एम पी एस, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एम पी एस, एक ये याद रखना है। फिर कोमा डाल के लिख रहा हूँ बेटा के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी। ये आप लोगों को बेटा 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या निकालने के बेटा, मल्टीप्लायर निकालने के। क्या निकालने के याद रखना है बेटा, मल्टीप्लायर। और ये आप लोगों के फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं। कहाँ पे, आप लोग जब अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करोगे बेटा वहां पर भी आप लोगों के बहुत सारे काम आएंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखवा रखी है इसकी, किस तरीके से आप लोगों को करना है। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा भी हो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पक्का एग्जाम में आएगा भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इसका मीनिंग। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इसका मीनिंग लिखना पड़ेगा। मीनिंग लिखने के बाद बेटा आप लोगों को लिखने हैं 4 फॉर्मूले अपने। कौन सा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, 1 अपॉन में एमपीएस, 1 अपॉन में 1 अपॉन में एमपीएस और 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, और फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तीनों चारों अपने फॉर्मूले लिख लेना बेटा। फॉर्मूले लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी वर्किंग करनी है। इस चीज को बेटा हम लोग बोलते हैं इसकी मैकेनिज्म, वर्किंग बोलते हैं। और इसको नीचे बेटा इसके नीचे लिखेंगे हम लोग इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा आप लोगों के वो स्टेप्स। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, वो स्टेप्स भी आप लोगों को लिखने पड़ेंगे इसके बाद। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहाँ पे चार दस टोटल 10 राउंड लेने हैं। आप लोगों को क्या करना है बेटा, एक पूरा चार्ट बनाना है आप लोगों को, राउंड बनाना है। पहला कॉलम आप लोगों को बनाना है बेटा राउंड का, पहला कॉलम आप लोगों को बनाना है राउंड का। और राउंड के अंदर आप लोगों को टोटल 10 राउंड लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों को बेटा कितने राउंड लेने हैं, 10 राउंड लेने हैं। अब 10 राउंड लेने हैं आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोग लिखोगे बेटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले नंबर पे लिखोगे आप लोग चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बेटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने आप से खुद से मान के चलनी है। आप लोगों को चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी मान के चलनी है, ₹100 मान के चलनी है बेटा, ₹100। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, ₹100। तो अगर हम लोग बेटा जी राउंड 1 के अंदर चेंज इन इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 की, तो इससे होगा क्या बेटा जी, चेंज इन इनकम होगी। क्या होगा, चेंज इन इनकम होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बेटा चेंज इन इनकम। तो बेटा राउंड 1 के अंदर जब मैंने मार्केट में 100 रुपए बेटा इन्वेस्ट किए, तो वो जाकर के किसी ना किसी की क्या बनेगी बेटा, इनकम बनेगी। यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अब 100 रुपए बेटा मार्केट में आ गए। तो केस नंबर 1 में बेटा, राउंड नंबर 1 के अंदर हमारे 100 रुपए किसके बराबर होते हैं बेटा, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम के बराबर होती है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपए लगाए हैं, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने बेटा यहाँ पे राउंड नंबर 1 में 100 रुपए लगाए, तो वो जाकर के बेटा किसी ना किसी की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। क्या बनेगी, जाकर के किसी ना किसी की इनकम। अब डिपेंड करता है बेटा मेरी एमपीसी कितनी है, मेरी एमपीसी कितनी है बेटा, डिपेंड करेगा। एमपीसी को आप लोगों को मान के चलना है 0.5, मान के चलना है एमपीसी को कितना, 0.5। अब हमें 0.5 का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था बेसिक में कि 0.5 0.6 0.7 0.8 ये आता ही समझना परसेंटेज। मतलब यहाँ पे 0.5 का मतलब क्या बेटा, मैं 50% क्या कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बेटा जब एमपीसी 50% है, तो बेटा ऑब्वियसली एमपीएस कितना होगा, यानी कि चेंज इन सेविंग्स कितनी होगी, ऑब्वियसली 0.5 होगी। तो 100 का बेटा 50% कितना होगा, 50 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, 50 रुपए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सेव कर रहा हूँ। मतलब जब ये इनकम बेटा मैंने यहाँ पर भेजी, जब मैंने ये इनकम यहाँ पर भेजी,
तो बेटा ये जाकर के किसी और की इनकम भी तो बनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने ये 50 रुपए क्या किया, मार्केट में खर्च कर दिए, तो बेटा ये पैसा खर्च किया गया यहाँ पे जाके किसी ना किसी की तो इनकम बनाएगा, मतलब ये 50 रुपए बेटा जी अब यहाँ पर आ जाएंगे। तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि जब भी आप लोग बेटा राउंड में लिखोगे तो राउंड में आप लोगों को हमेशा क्या करना है, हाइफन लगा लगा के लिखना है, हाइफन लगा लगा के लिखना राउंड के अंदर आप लोगों को। फिर क्या करोगे 50, और फिर क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे 25 और 25, फिर आप लोगों के लिए 25 किसी की इनकम बन जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का 12.5, 12.5 कितना आ जाएगा 12.5, 12.5। इस तरीके से बेटा आप लोग यहाँ पे नीचे क्या लगाओगे, डैश डैश का साइन लगा दोगे इस तरीके से, यहाँ पे फिर से इस तरीके से डैश डैश का साइन लगा दोगे। अब यहाँ पे करने के बाद बेटा आप लोगों को क्या करना है, नीचे लास्ट में करना है टोटल, लास्ट में करना है आप लोगों को इसका टोटल। टोटल के अंदर बेटा आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, टोटल के अंदर आप लोग क्या करोगे इसके अंदर बेटा, यहाँ पे आप लोगों को टोटल कैसे पता लगेगा कि टोटल आएगा कितना। अब ये टोटल निकालने के लिए बेटा आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर एमपीसी गिवन था, तो बेटा हम लोग के का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला क्या होता है के का बेटा, 1/एमपीएस, 1/एमपीएस। इसका मतलब बेटा जब एमपीएस 0.5 है तो ऑब्वियसली एमपीएस कितना होगा 0.2। जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 2 टाइम्स आ जाएगी। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला और भी पता था, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन डेल्टा आई तो पता है ना, 100 का चेंज आया। इसका मतलब बेटा जब इसको आप लोगों को सोल्व करोगे तो हमारी जो डेल्टा वाई होगी ना वो आप लोगों की कितनी आ जाएगी बेटा जी, 200 आ जाएगी। डेल्टा वाई कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 200। ठीक है, उसके बाद बेटा डेल्टा वाई 200 आ गई, यानी कि जो चेंज इन इनकम हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे वो कितना आ जाएगा बेटा जी, 200 आ जाएगा। तो एमपीसी कितना 0.5, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन कितनी आ जाएगी 100, और सेविंग कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों की। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा का पूरा बनाना है आप लोगों को ये राउंड टेबल, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा वर्किंग। अब इसके नीचे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करना तो कर लो। पूरे पॉइंट डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखे बेटा, ये 6-7 पॉइंट है, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हो। यानी कि जो आप लोगों ने काम किया ना, राउंड 1 में क्या करना, राउंड 2 में क्या किया, राउंड 3 में क्या किया, और लास्ट राउंड में क्या होगा, टोटल वाले में क्या हो गया। और लास्ट में ना आकर के आप लोगों को एक बात और बतानी है कि अगर हम लोग बेटा अपने अपने अगर हम लोग बेटा अपनी एमपीसी को बढ़ा दें, अगर हम लोग बेटा अपनी एमपीसी को इंक्रीज कर दें, पहले एमपीसी कितनी थी बेटा 0.5 थी, मैं कह रहा हूँ कि हमने अपनी एमपीसी को क्या किया बेटा 0.8 कर दिया, हमने क्या कर दिया अपनी एमपीसी को बेटा 0.8, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे, हमें ये बताना है बेटा। जब हम लोगों का एमपीसी 0.5 था तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आया था, 2 आया था। तो जरा अब निकाल के देखना बेटा जी, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे बेटा आप लोग तो 1/1 माइनस में 0.8, तो बेटा 1/में 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा जी 5 टाइम्स। तो कहने का मतलब हम लोग ये बता सकते हैं बेटा यहाँ पे कि हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर, हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में और बेटा हमारे एमपीसी के अंदर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में और एमपीसी के अंदर बेटा रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। किसका ऐसा रिलेशन है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग बेटा बढ़ाएंगे, जब भी हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बेटा बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा, सॉरी एमपीसी लिखना है यहाँ पे, जब भी हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बढ़ाएंगे बेटा तो हमारा एमपीसी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सारा का सारा, जल्दी बताओ। हाँ हाँ जी भैया। ठीक है बेटा, ओके। तो आप लोगों का बेटा एक चैप्टर आप लोगों का पूरा खत्म हो चुका है, और तो सारा पड़ा हुआ है यार। चलो देखो बेटा आगे, नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट। क्या है बेटा टॉपिक आप लोगों का, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट। बेटा ये जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट की थ्योरी है ना, वो आप लोगों को बेटा दे रखी है किसने, वो थ्योरी आप लोगों की किसने दे रखी है, जॉन मेन्यार्ड केन्ज ने। ये आप लोगों के सामने लिखा भी होगा बेटा कि आप लोगों की जो ये थ्योरी है बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट की, वो आप लोगों की किसने दे रखी है, जॉन मेयार्ड केन्ज। बेटा केन्ज आप लोगों को पता ही है कौन थे, बेटा सेकंड, हाँ जी बेटा। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या है। अच्छा कौन मुझे बताएगा बेटा शॉर्ट रन का यहाँ पे मीनिंग क्या है,
व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन? हाँ जी, मैंने आप लोगों को शॉर्ट बता रन रखा है बेटा। मतलब शायद लेबर वगैरह हमारी चेंज हो सकती है, बट जो हमारी मशीनरी है या फिर हमारी टेक्नोलॉजी है मतलब हम और लोग इन यहाँ पर ये बोलेंगे बेटा, मेथड्स है प्रोडक्शन टेक्निक्स की, वो ऑफ चेंज। प्रोडक्शन, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे बेटा एक वर्ड, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा आप लोगों को अपनी टेक्निक्स को चेंजेस नहीं करने, टेक्निक्स को बेटा आप लोगों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट रखना पड़ेगा बेटा आप लोगों को यहाँ पे। हाँ लेबर को चेंज करेंगे लेकिन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को बेटा चेंजेस नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट। स्वाति और सेकंड पॉइंट बताओ बेटा, मैंने आप लोगों को 3-4 पॉइंट दिखा रखे हैं इसके अंदर। स्वाति क्लास में अवेलेबल है या नहीं है? यस सर। पहला तो हो गया, इशिका ने बता दिया बेटा, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम। और बताओ। लेबर हमारी वेरिएबल होती है। हाँ लेबर तो वेरिएबल है ही है, वो तो ऑब्वियसली। तो इसके अलावा बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो बेटा शॉर्ट रन का मतलब है ना, उसका ये मतलब होता है बेटा कि हमारे पास लिमिटेड मनी ऑफ इनकम है। मतलब यहाँ पर आप लोग बेटा शॉर्ट रन के अंदर एक बात मान के काम करोगे, ही हैज लिमिटेड मनी ऑफ इनकम, ही हैज लिमिटेड मनी ऑफ इनकम। मतलब जो भी बेटा प्रोड्यूसर है, जो भी बेटा वो पैसा खर्च कर रहा है यहाँ पे, और वो ये मान के काम करेगा बेटा उसके पास लिमिटेड मनी ऑफ इनकम है। ये नहीं है कि उसके पास पैसों का भरमार है, जितना मर्जी वो पैसा लगा देगा, अपने वो बंगले खड़े कर देगा या कोई अपनी नई फैक्ट्री लगा लेगा, इतना पैसा उसके पास नहीं है बेटा। लिमिटेड मनी ऑफ इनकम आप लोग उसकी एज्यूम करके चलोगे यहाँ पे। कहने का मतलब शॉर्ट रन का मतलब बेटा एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी एजम्पशन लेनी है बेटा आप लोगों को। यहाँ पर 3 एजम्पशंस होती हैं बेसिकली शॉर्ट रन की। पहली एजम्पशन क्या होगी बेटा आप लोगों की, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना है। दूसरे असम्पशन क्या होगी बेटा, लेबर आप लोगों को वेरिएबल माननी है। और तीसरी बेटा आप लोगों की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट आप लोगों की बेटा असम्पशन होती है, वो क्या मानी जाओगी आप लोगों की, ही हैज लिमिटेड मनी ऑफ इनकम। यानी कि आप लोगों को ये मान के काम करना पड़ेगा बेटा कि आप लोगों के पास इनकम इतने ज्यादा नहीं है, आप लोगों के पास मनी इनकम क्या है बेटा, लिमिटेड है आप लोगों के पास। ठीक है, तो 3 असम्पशन को याद रखना। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर टू अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट मींस इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट, इनकर्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसका सिंपल सा कहने का मतलब बेटा ये है कि आने वाले टाइम में, यानी कि हम लोग इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बेटा वो बताएंगे, मैंने आप लोगों को भी बताई थी वाली बात, यानी कि जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड, जहां पर हमारी बेटा एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बेटा बराबर आ जाती है, उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्या, हमारी क्या हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम को पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि यहीं से एक पॉइंट और निकल कर आएगा। ईडी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सी प्लस आई बोलेंगे, और एस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वाई बोलते हैं, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सी प्लस एस बोलते हैं। तो हमारी इक्विलिब्रियम की बेटा सिचुएशन एक और आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, I इज इक्वल टू एस अप्रोच भी बोलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी निकल कर आता है बेटा कि व्हाट हैपेंस AD इज इक्वल टू AS। व्हाट हैपेंस AD इज इक्वल टू AS। देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा भी हुआ है, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच, पूरा का पूरा लिखा हुआ है बेटा, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच। यहाँ पे सुना मेरी बात को, ये एक एक अप्रोच के बारे में। तो बेटा इस अप्रोच को एक्सप्लेन करने के आप लोग वो 3 पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के सामने क्या, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इन अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, यानी कि ये अप्रोच बेटा आप लोगों को काम करती है कहाँ पे बेटा, शॉर्ट रन के अंदर काम करती है। यानी कि शॉर्ट रन के अंदर आप लोग क्या बोलोगे बेटा, AD इज इक्वल टू AS बोलोगे। यानी कि ये अप्रोच आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेटा कहाँ पे काम करेगी, शॉर्ट रन में। देखो दो रन होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है बेटा लॉन्ग रन। तो ये जो AD इज इक्वल टू AS अप्रोच है बेटा, ये सिर्फ आप लोगों पे जो काम करेगी वो कहाँ पर काम करेगी, ओनली एंड ओनली शॉर्ट रन में वर्क करेगी बेटा, ये लॉन्ग रन में आप लोगों को काम नहीं करने वाली है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, अब AD इज इक्वल टू AS अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट बेटा बेसिकली लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखना है, शॉर्ट रन के अंदर क्या, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या माना जाएगा बेटा आप लोगों का, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच माना जाएगा, AD इज इक्वल टू AS माना जाएगा। उसके बाद आप लोगों को डिफाइन करनी है बेटा एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग और एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग। यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन करना है एग्रीगेट डिमांड का पूरा मीनिंग डिफाइन करना है, तो बेटा एग्रीगेट सप्लाई का पूरा मीनिंग डिफाइन करना है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बताइए आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग साथ में क्या करोगे बेटा, इसके अंदर एजम्पशन से अप्रोच, एजम्पशन से एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे
क्या लिखोगे, दिस अप्रोच इज अप्लाइड ओनली इन शॉर्ट रन, दिस अप्रोच इज अप्लाइड ओनली इन शॉर्ट रन। और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट एनी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन या फिर इंटरवेंशन, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि बेटा एडी इज इक्वल टू किसके बराबर है, आप लोगों का सी प्लस आई के बराबर है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट की बेटा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, क्योंकि प्लस जी है ही नहीं, यानी कि प्लस जी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बेटा यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों का बस, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक व्हिच मींस देयर इज एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि एएस इज परफेक्टली इलास्टिक व्हिच मींस देयर इज एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि एक्सेस हमारे पास इनकम। ये परफेक्ट ना गलत लिखा हुआ बेटा, ये लाइन आई थी इसमें, परफेक्टली इलास्टिक नहीं आना चाहिए इसके अंदर, इस पॉइंट पे पर डाउट लगा लो एक बार यहाँ पे बेटा, मैं आप लोगों को कंफर्म बताऊंगा देख के बाद में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास कि क्या होगा जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगी। 16 बच्चे क्या होगा बेटा, जब व्हाट हैपेंस एडी ग्रेटर देन एएस, आप लोग मुझे बताओ बेटा कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हो जाए इससे एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होने वाला है बताओ ना जरा, सोच कर देखो। अब दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, कैसे तुक्का मारोगे तो काम नहीं बनेंगे। एग्रीगेट डिमांड बेटा हम लोगों की ग्रेटर होगी किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, बताना जरा क्या होगा। इन्फ्लेशन, सामान की शॉर्टेज हो जाएगी या बेटा बल्क में पड़ा होगा सामान, शॉर्टेज। ऑब्वियसली बेटा शॉर्टेज हो जाएगी सामान की, यानी कि हमारे पास बेटा सामान की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये बताओ बेटा जब हमारे पास सामान की शॉर्टेज हो जाएगी तो बताओ आने वाले टाइम में बेटा प्रोड्यूसर क्या डिमांड करेगा, आने वाले टाइम में प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा बनाएगा या कम से कम बनाएगा, बताओ जरा। ज्यादा से ज्यादा। ऑब्वियसली बेटा, यानी कि जब भी हम लोग बात करेंगे बेटा एडी ग्रेटर देन एएस की, तो इस सिचुएशन को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर बेटा हम लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लेकिन प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बेटा प्रॉपर तरीके से सप्लाई कर पाए। कहने का मतलब बेटा, मान लो आप लोगों ने सोचा कि आप लोग एक साल के अंदर ना, मान लो बेटा 1000 बिस्किट के पैकेट खर्च करोगे, आप लोगों ने सोचा कि आप लोग एक साल के अंदर अंदर बेटा 1000 बिस्किट आप लोग पैकेट खा जाओगे। यानी कि प्रोड्यूसर ने बेटा प्लान किया कि यार मार्केट के अंदर ना लोगों ने जो खाने हैं ना वो सिर्फ बेटा 800 पैकेट खाएंगे, सिर्फ 800 पैकेट्स। इसका मतलब बेटा आप लोग खुद सोचो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर ने क्या डिमांड किया है 1000 पैकेट्स की, और प्रोड्यूसर ने बनाए कितने हैं, सिर्फ 800। यानी कि इस केस के अंदर बेटा हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है, 1000 है, और बेटा जो प्रोड्यूसर ने बनाया है वो कितने हैं, 800 है। बेटा यहाँ पे आप लोगों को 200 पैकेट्स आप लोगों को क्या रह जाएंगे बेटा, शॉर्टेज रह जाएंगे, 200 पैकेट की क्या रह जाएगी, शॉर्टेज रह जाएगी। बेटा जब 200 पैकेट की शॉर्टेज रह जाएगी तो आने वाले टाइम में बेटा प्रोड्यूसर ये सोचेगा यार पिछली बार ना शॉर्टेज रह गई थी, तो इस साल मैं क्या करूंगा, मोर एंड मोर यूनिट्स बेटा क्या करेगा, इस साल बनाएगा, मोर एंड मोर यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। बेटा अगर वो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा बेटा सामान बनाएगा तो बताओ इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा बेटा बनाएगा, सामान यूनिट बनाएगा, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा बताओ जरा। जीडीपी इंक्रीज हो, ऑब्वियसली बेटा इससे होगा क्या, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब वो ज्यादा बनाएगा सामान तो इससे क्या बढ़ेगा बेटा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही बेटा प्रोडक्शन होएगी उससे होगा क्या, ऑब्वियसली बेटा प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली इंप्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि जब तक बेटा हम लोग लेबर ही लगेंगे तब तक प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगी। तो बेटा हम लोगों को क्या लगानी पड़ेगी, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या बढ़ानी पड़ेगी बेटा, हम लोगों को इंप्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो बेटा जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लोग अपनी इंप्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या बढ़ जाएगी, हम लोगों की जीडीपी विल बी इंक्रीज। तो देखो कनेक्शन कहाँ से जुड़ा और कनेक्शन कहाँ पे आके खत्म हुआ, यूनिट ज्यादा बढ़ाने से बेटा क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, इंप्लॉयमेंट बढ़ गई, और बेटा इंप्लॉयमेंट बढ़ने से क्या हुआ, हम लोगों की जीडीपी इंक्रीज हो गई। तो देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा पूरा का भैया पूरा। बोलो। ऊपर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के साइड में 2 इन्वेस्टमेंट्स के टाइप लिखे हुए हैं, वो समझाना। हाँ बताता हूँ, पहले वाला पॉइंट क्लियर कर पूरा कर दो, उसके बाद ऊपर चलते हैं। ओके। हाँ जी बेटा, तो जब एडी आप लोगों की ग्रेटर हो जाएगी किससे बेटा, एएस से, तो उसका मतलब क्या होता है, इट मींस प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन हो जाएगा बेटा हम लोगों का प्लान्ड आउटपुट। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाएगा किससे बेटा, प्लान्ड आउटपुट से। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, ऑल द एग्जिस्टिंग स्टॉक वुड बी सोल्ड आउट, यानी कि सारा का सारा सामान बेटा बिक जाएगा। ऑब्वियसली भाई कमी रहती है 200 की, 800 तो सामान बिक गया होगा इसका, तो जितना बनाया उतना तो बिक गया, इसका मतलब 200 की क्या रह गई, शॉर्टेज रह गई, यानी कि लोग अभी भी मांगने के लिए आ रहे हैं। all the existing stock would be sold out rather there will be some unfulfilled demand, यानी कि obviously बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर 1000 लोगों ने डिमांड की थी,
लेकिन मिल पाया कितनों को बेटा, मान लो सिर्फ 800 लोगों को। तो इसका मतलब बेटा जी 200 लोगों की डिमांड क्या रह गई, अनफुलफिल्ड रह गई। 200 लोगों की डिमांड जो रह गई बेटा वो क्या रह गई, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड हो गया, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे बेटा उसको, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड। यानी कि 200 यूनिट क्या रह जाएंगी बेटा, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड रह जाएगी। तो आप लोगों के सामने बेटा लिखा हुआ है टू फुलफिल द डिमांड, यानी कि अब इन जो इनकी डिमांड बेटा अनफुलफिल रही, अब इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे प्रोड्यूसर क्या सोचेंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखो, प्रोड्यूसर विल प्लान मोर एंड मोर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। To fulfill that demand, producer will plan more and more production in future. More production means more output. It leads to increase in employment. More employment leads to increase GDP. ये पूरा का पूरा बेटा मैंने देखो बना रखा है। डिमांड के बढ़ने से हुआ क्या, आउटपुट बढ़ गया, आउटपुट के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से क्या बढ़ गई बेटा, जीडीपी बढ़ गई। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। जल्दी तो हाँ बेटा जी फटाफट से, भैया। मुझे सभी बच्चों की यस चाहिए। मानिक, डार्विन, तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही बिल्कुल भी, सो तो नहीं गए तुम लोग। हाँ जी भैया आ गया समझ। और तो 17 बच्चे रह गए जिनका पेपर है। वो कितने हैं यहाँ पे, एक है अपना क्या बोलते हैं, स्वाति, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छः, इसके बाद ये छः, 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 सात, सिर्फ 8 बच्चे हैं जिनका पेपर है। वेरी गुड, चल कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का AD लेस देन AS, यानी कि जब आप लोगों की बेटा AD लेस देन AS हो जाएगी तब हम लोग क्या करने वाले हैं। सेम चीज है बेटा, वही वाली सारी की सारी। जैसे कि मान लो AD लेस देन AS, इसकी सिचुएशन क्या बनेगी भाई, आप लोगों ने डिमांड कितने की बेटा, 1000 की डिमांड की, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर ने बेटा कितना किया, 1500 यूनिट बना दी। इसका मतलब यार मार्केट में सामान क्या है बेटा, अनसोल्ड है। मार्केट में सामान क्या है बेटा, आप लोगों का अनसोल्ड रह जाएगा, यानी कि मार्केट में सामान बेटा क्या रह जाएगा, अनसोल्ड, बिकेगा ही नहीं सामान। इसका मतलब बेटा जब मार्केट में सामान बिकेगा नहीं तो ऑब्वियसली पुराना स्टॉक पहले से, एग्जिस्टिंग स्टॉक पहले से बेटा क्या पड़ा रहेगा हमारे पास। इसका मतलब प्रोड्यूसर आने वाले टाइम में क्या प्लान करेगा कि मैं कम से कम बनाऊं, यानी कि बेटा जी इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा जी, इसको हम लोग डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। जब हम लोगों की डिमांड बेटा डेफिशिएंट होगी तो उस केस में होगा क्या, डेफिशिएंट डिमांड होने के बाद बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होगा, बहुत सारा स्टॉक हमारे पास क्या पड़ा होगा बेटा, अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होगा। जब हमारे पास सामान का स्टॉक बेटा अनसोल्ड पड़ा होगा तो बताओ जरा इससे होगा क्या, अनसोल्ड स्टॉक होने से, बोलिए बताइए, जल्दी बताइए तुम लोग बताओ फटाफट से, क्या होगा, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम, ऑब्वियसली बेटा लेस प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन लेस हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट तुम कम, लोगों की, ऑब्वियसली बिल्कुल, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, यानी कि लेस एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लेस एम्प्लॉयमेंट फिर हो जाएगी इनकम कम तो होगी, फिर ऑब्वियसली बेटा जीडीपी लेस कम। एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी आप लोगों की, तो ऑटोमेटिकली उससे होगा क्या बेटा, जीडीपी इफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी क्या हो जाएगी आप लोगों की, कम हो जाएगी। तो देखो जहां से कनेक्शन निकलने करके आ रहे हैं बेटा, सोल्ड अनसोल्ड स्टॉक होने की वजह से देखो जीडीपी भी कम हो रही है आप लोगों की। तो ये बड़ा रीजन है बेटा आप लोगों का किसका, एडी लेस देन एएस का। अब देखो तुम्हारे पास पूरा चिट्ठा आ गया भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, दिख रहा होगा तुम लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा तुम्हारे सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ओजस्वी तुमने शायद आई थिंक पेज पे तुमने शायद अपने पीछे लिखे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए, ये क्लास चली गई है क्या? इस चैप्टर के यही है सर। अच्छा यही है, ओके फिर ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का प्रॉब्लम ऑफ, ये थोड़ा सा लास्ट रह गया बस, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। कल मैं आप लोगों को थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी दे दूंगा जो कि 1 मार्कर इंपॉर्टेंट होंगे बेटा, 1 मार्कर और 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट मेथड आप लोगों के, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। बेटा एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है। एक्सेस डिमांड का मतलब बेटा क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन where aggregate demand is excess than aggregate supply for full employment equilibrium। क्या मतलब बेटा इस लाइन का, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम, या तो सिंपली आप लोग सिंपल इस तरीके से लिख लो, when AD is greater than AS is known as excess demand, यानी कि जब आप लोगों के बेटा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। बेटा जब भी आप लोगों की डिमांड एक्सेस होगी, जब भी आप लोगों की डिमांड एक्सेस होगी
तो उस केस में होगा क्या बेटा जी, उसको ध्यान से समझना। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर क्या होगा, देखो एक डायग्राम की हेल्प से बेटा आप लोगों को समझा रहा हूं मैं ये। मान लो बेटा ये है आप लोगों का नॉर्मल सिचुएशन, सब कुछ नॉर्मल थी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, ना प्रोड्यूसर को परचेज कर सामान बनाने में दिक्कत थी, और ना ही बेटा आप किसी कंज्यूमर को परचेज करने में दिक्कत थी। यानी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल इक्विलिब्रियम चल रहा था बेटा, किसी को परचेज करने में दिक्कत नहीं थी और प्रोड्यूसर को बेटा बेचने में दिक्कत नहीं थी। अब वो दिक्कत क्या हो गई बेटा, डिमांड हो गई एक्सेस, डिमांड हो गई एक्सेस, मतलब हमारी डिमांड पहुंच गई बेटा सी से C1 पे, हमारी डिमांड पहुंच गई कहाँ पे, सी से C1 यहाँ पे पहुंच गई। तो इसका मतलब बेटा जी हम लोग अब पहुंच गए होंगे कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब बेटा जैसे ही हम लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो होगा क्या, देखो ध्यान से, होगा क्या, देखो बेटा यहाँ से हम लोगों का क्या निकल कर आएगा बेटा, एक इन्फ्लेशनरी गैप निकल कर आ जाएगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बेटा प्रोड्यूसर तो ये सोचेगा ना कि मैं ज्यादा चीजें बनाऊं ताकि मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं। यानी कि ये जो बेटा आप लोगों को एरिया नजर आ रहा है, ये जो आप लोगों को बेटा एरिया नजर आ रहा है, जो मैं फिल कर रहा हूँ एरिया अभी, इस सिचुएशन को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि ये जो गैप बेटा आप लोगों का बनेगा, इस गैप को आप लोग बोलोगे क्या, इन्फ्लेशनरी गैप बोलोगे। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे इसको हम लोग। यानी कि जब भी आप लोगों का AD ग्रेटर देन AS होगा बेटा, उस केस में आप लोगों को ये सिचुएशन निकल कर आएगी AD ग्रेटर देन AS की। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे तो आप लोगों को बता दे बेटा इन्फ्लेशन गैप निकल कर आता है। अब सिंपल सा एक डायग्राम सुन लो ध्यान से, अगर आप लोगों से पूछा जाए बेटा व्हाट हैपेंस AD ग्रेटर देन AS, या सिंपल बताओ कि AD AS का डायग्राम बना के दिखाओ, सिंपल आप लोगों को बोला गया, तो उस केस में आप लोगों ने बेटा डायग्राम कौन सा बनाना है, वो ये वाला डायग्राम बनेगा जो मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो ध्यान से, ये आप लोगों ने सिंपल खींची Y, यहाँ पे आप लोगों ने बेटा सिंपल खींचा आप लोगों ने अपना क्या, AD, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये क्या आप लोगों का AS, ये लाइन आप लोगों की AS, बेटा जहां पर ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, जहां पे ये दोनों आप लोगों के बेटा आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये पॉइंट तो क्या कहलाएगा आप लोगों का, AD इज इक्विलिब्रियम। इक्वल टू AS, ये कहलाएगा AD इज इक्वल टू AS कहलाएगा। बेटा इससे इधर वाले, यानी कि ये जो मैं आप लोगों के लिए रेड लाइन कर रहा हूँ, ये जो रेड लाइन से लगा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो बीच में स्पेस छोड़ूंगा बेटा, ये आप लोगों का रहेगा, ध्यान से देखो, AS नीचे है AD ऊपर है, तो बेटा ये आप लोगों की रहेगी AD ग्रेटर देन AS, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन रहेगा आप लोगों का AD ग्रेटर देन AS वाला पोर्शन रहेगा। उसके बाद बेटा अगर हम लोग इसके बाहर चले जाएं तो ये वाला पूरा का पूरा बेटा पोर्शन रहेगा आप लोगों का AD लेस देन AS वाला पोर्शन, ठीक है, भूलना मत, इसको ध्यान रखना। जो मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया ना भी, इससे होगा क्या, व्हाट हैपेंस AD ग्रेटर देन AS से क्या होगा, या व्हाट हैपेंस AD लेस देन AS से क्या होगा, तो वो ये डायग्राम बना के आप लोगों को करके आना पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम लोग जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं बेटा, तो एक्सेस डिमांड के आप लोगों ने पहले मीनिंग लिखना है, फिर सिंपली आप लोगों को बेटा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अगर होगी तो आप लोगों को डिफाइन करके आना बेटा पूरा का पूरा इन्फ्लेशनरी गैप। और बेटा इन्फ्लेशनरी गैप कब अराइज होता है हम लोगों का, जब हम लोगों के बेटा AD और AS दोनों बराबर नहीं होती, यानी कि इट इज अ गैप व्हिच अराइजेस व्हेन AD इज इन एक्सेस ऑफ AS फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ये मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा उसी कि क्या होता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नीचे आएंगे पॉइंट, अभी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के पास आ गई, अब क्या क्या बेटा कॉजेज हैं आप लोगों के क्या करने के, एक्सेस डिमांड के, यानी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड के क्या क्या बेटा कारण है। अब डिमांड कोई बंदा ज्यादा क्यों करेगा, ऑब्वियसली बेटा एक्सेस डिमांड के क्या क्या रीजन है बेटा, राइज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि आप लोगों को सिंपली याद रखना बेटा सी, यहाँ पे याद रखोगे आप लोग G, ये बन गया आप लोगों का बेटा I, और यहाँ पे आप लोगों का बन गया NX वाला पॉइंट। सिंपल आप लोगों को क्या करना है बेटा, एक्सेस डिमांड में सारी चीजों को इंक्रीज करना है। बस लास्ट है बेटा, मुझे पता तू बोलने वाला है, बस करो भैया। हाँ जी, थैंक यू। लास्ट है ये, लास्ट है ये, बस मैं भी थक गया हूँ बहुत ज्यादा, बस कोशिश तक पढ़ाऊंगा, बाकी कल पढ़ाऊंगा इसके अलावा। हाँ जी बेटा, आप लोगों का जो ये पॉइंट है C, G, I और NX बेटा, एक्सेस डिमांड के अंदर आप लोगों के जो कारण है ना, इन सबको क्या करना पड़ेगा बेटा, आप लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज, यानी कि जब ये चीजें आप लोगों की बेटा इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली बेटा डिमांड एक्सेस होगी होगी। जैसे कि एग्जांपल से मैं आप लोगों को बात करता हूँ, मान लो भाई एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, मान लो एग्रीगेट डिमांड और बेटा मान लो एग्रीगेट सप्लाई, सिर्फ एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। मार्केट में ना सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे रहते हैं, मार्केट में सिर्फ 3 बंदे रहते हैं। पहला बंदा रहता है भाई सौरभ, जो कि बड़ा अमीर बंदा है भाई, पहला बंदा कौन है बेटा, सौरभ, जो कि बड़ा अमीर बंदा है।
दूसरा बंदा है बेटा मान लो यहाँ पर हमारा कौन है, हमारे जीएम मानिक, जीएम मानिक। और मानिक भी बेटा हम लोगों का अमीर आदमी है भाई पूरा। हमारी पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, क्योंकि देखो चलता सब कुछ हाइपोथेसिस से ही है। जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं बेटा वो हाइपोथेसिस करते हैं, उसी से हमारी इकोनॉमी चल रही है बेटा। सौरभ है, मानिक है और रजत है, मैं हूँ, 3 लोग हैं बेटा। ठीक है जी। ये दोनों काम धंधे वाले आदमी है, यानी कि सौरभ भी बेटा वर्किंग है और ये मानिक भी वर्किंग है, लेकिन मैं निठल्ला, काम धंधा कुछ है नहीं मेरे पास, मैं खाली हूँ इस टाइम पे। तो बेटा क्या हुआ, सभी लोगों से पूछा गया कि हाँ जी मार्केट में ना भाई गाड़ियां बन रही हैं, गाड़ियां लेनी है क्या, गाड़ी तो मतलब कार। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, अब डिमांड तो भाई कौन कौन करेगा, मान लो बेटा जी सौरभ और मानिक इन दोनों ने डिमांड कर दी, तो भाई 2 गाड़ियों की डिमांड हुई आने वाले टाइम में कि 2 गाड़ियां चाहिए। तो प्रोड्यूसर ने भी क्या किया बेटा, उसका मन था चलो 2 गाड़ियां बना दी। तो जैसे ही बेटा जब वो 1 साल पूरा बनने में लग गया ना गाड़ियों को, तो जब तक क्या हुआ बेटा, मेरी जॉब लग गई बहुत बढ़िया कंपनी में, मेरी जॉब लग गई एक बेस्ट ब्रांडेड कंपनी में। इसका मतलब बेटा अब क्या हुआ, दोनों लोगों ने तो लेनी लेनी है गाड़ी, क्योंकि दोनों तो अमीर आदमी है। अब जैसे बेटा मेरी जॉब भी लग गई ना, तो मैंने बोला भाई मुझे भी गाड़ी चाहिए। इसका मतलब बेटा हुआ क्या यहाँ पे, जहाँ पर पहले एग्रीमेंट सिर्फ 2 थी, तो बेटा अब एग्रीमेंट कितनी बन जाएगी, 1 जमा होकर के कितनी बन गई, अब 3। तो बताओ डिमांड एक्सेस हो गई कि नहीं होगी। इसका मतलब बेटा मैंने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, मुझे जरा इतना बताओ। यानी कि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। यानी कि मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ाने से मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का कारण रहा क्या, एक्सेस डिमांड। समझ में आया। तो डिमांड बेटा हम लोगों की वजह से होती है, हम लोग अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, हम अपना बेटा एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, या कई बार गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, या फिर बेटा हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं बेटा मार्केट से, यानी फॉरेन कंट्री से। उस रीजन से भी बेटा हम लोगों की डिमांड क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। तो ये आप लोगों के सामने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हुए बेटा आप लोगों के सामने कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड के। पहला क्या है, राइज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है बेटा, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या है, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और फोर्थ क्या बेटा, राइज इन एक्सपोर्ट। देखो जब आप लोगों ने राइज इन एक्सपोर्ट किया है ना, तो बिल्कुल इसका अपोजिट है, डिक्लाइनिंग इन इंपोर्ट्स करने हैं, ध्यान रखना, राइजिंग इन एक्सपोर्ट और डिक्लाइनिंग इन इंपोर्ट्स। और फिर क्या करोगे बेटा आप लोग, डिक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्सेस, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, टैक्सेस डिक्रीज करने वाला है। मान लो बेटा अगर आप लोगों की इनकम, मान लो अगर आप लोगों की इनकम बेटा 100 रुपए है, तो पहले आप लोग क्या करते थे, 90 रुपए तुम्हारे होते थे और 10 रुपए बेटा गवर्नमेंट को टैक्स के जाते थे। तो हम लोग खर्च कितने करते थे बेटा, 90 रुपए। टैक्स रेट कितना था, 10 रुपए था। मैंने बोला बेटा गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, मान लो 10 रुपए से कितना कर दिया, 2 रुपए कर दिया। अब तुम्हारी इनकम कितनी है बेटा जी, 100 रुपए इनकम है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने टैक्स 10 रुपए से कितना कर दिया, 2 रुपए कर दिया। तो भाई तुम्हारे हाथ में अब कितने खर्च करने लायक, 98 है। इसका मतलब बेटा अब तुम लोग कितना खर्च करोगे, 98 खर्च करोगे। तो ये बेटा सबसे बड़ा रीजन है तुम लोगों का क्या करने का, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। तो आज की क्लास में बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना ही था हमारे